में बैठी अपना काम कर रही थी। काम ज्यादा होने की वजह से आज उसे ओवर टाइम करना पड़ रहा था। शालिनी जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर हाथ चला रही थी ताकि जल्दी से काम खत्म करके यहाँ से निकल सके। लेकिन तभी उसका फोन बजा तो उसकी नजर स्क्रीन से हटी और फोन पर गई। स्क्रीन पर अश्विनी नाम देखकर शालिनी ने फोन उठाया और कहा, हेलो। हाय, कहाँ हो? दूसरी ओर से अश्विनी ने कहा, ऑफिस हूँ यार, आज बॉस ने काम ज्यादा ही दे दिया, इसीलिए ओवर टाइम करना पड़ रहा है। शालिनी ने मायूस होकर कहा, ओ सो सैड। लेकिन टाइम देखो, रात के 10 बज रहे हैं और रास्ता भी सुनसान है। घर पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग जाएगा। तुम निकलो और बाकी काम कल कर लेना, अश्विनी ने कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, बस कुछ देर में ही निकल रही हूँ, अश्विनी को परवाह करता देख शालिनी ने मुस्कुराकर कहा। वैसे इतनी रात में भूत भूत मिल जाए तो क्या करोगी तुम? वैसे भी जिस रास्ते तुम आती हो वह काफी सुनसान रहता है, अश्विनी ने कहा। अश्विनी, ये सब बोलकर मुझे डराओ मत। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, घर जाकर बात करूंगी, शालिनी ने कहा। अच्छा ठीक है, बाय कहकर अश्विनी ने फोन काट दिया। कुछ देर में अपना काम खत्म किया और ऑफिस से निकलकर बाहर आई। पार्किंग में उसकी स्कूटी के अलावा बस 2 बाइक और खड़ी थी, जो कि उसके कलिंग्स की थी। जब शालिनी ने हेलमेट पहना और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। रात के 11 बज रहे थे। शालिनी अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा रही थी। दिन के उजाले में जो रास्ता खूबसूरत दिखता था, रात के अंधेरे में कितना भयानक नजर आ रहा था। शालिनी मन ही मन ईश्वर को याद करते हुए आगे बढ़ रही थी। हवा साए साए करके उसके कानों के पास से गुजर रही थी और रात का सन्नाटा उसे भयभीत कर रहा था। अभी वह आधे रास्ते ही आई थी कि उसकी स्कूटी रुक गई और सहसा उसकी नजर सड़क के दूसरे किनारे की ओर चली गई। वहां का नजारा देखकर शालिनी का खून जम गया। आंखें फटी की फटी रह गई और उसका दिल धड़कने लगा। सड़क के दूसरे किनारे पर खून से लथपथ एक हाथ जमीन से ऊपर हवा में उठा हुआ था। उसे देखकर शालिनी के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की लेकिन वह नहीं हो रही थी। जल्दी जल्दी में शालिनी ने किक मारी और स्कूटी एकदम से चालू हो गई। शालिनी ने स्कूटी आगे बढ़ा दी और स्कूटी के साइड मिरर में देखा। वह हाथ अब वहां नहीं था। ये देखकर तो शालिनी और ज्यादा घबरा गई। उसने स्पीड बढ़ा दी और कुछ देर के बाद घर के सामने पहुंची। शालिनी मेन गेट खोलकर अंदर आई और घर का दरवाजा खटखटाने लगी। घबराहट के मारे शालिनी का बुरा हाल था। वह पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रही थी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हवा का एक साया उसके करीब से गुजरा तो उसकी सांसें हलक में अटक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। उसने एक बार फिर दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुला। सामने उसकी हम उम्र लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे और हाथों पर खून लगा था और कपड़े भी खून से भरे हुए थे। ये देखते ही शालिनी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। दरवाजे पर खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि शालिनी की दोस्त निधि थी। शालिनी और निधि पिछले 4 महीनों से साथ साथ इस घर में रह रही थी। शालिनी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और निधि सिविल्स की तैयारी कर रही थी। शालिनी के बेहोश होते ही निधि ने अंदर बैठे अपने दोस्त रवि को आवाज दी। रवि बाहर आया। शालिनी को नीचे गिरा देखकर रवि घबरा गया। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो स्टूपिड, इसे उठाने में मेरी मदद करो, रवि को खड़े देकर निधि ने कहा। रवि की मदद से निधि शालिनी को अंदर ले आए और उसे बेड पर लिटाकर चादर उड़ा दी। रवि ने निधि की ओर देखा और कहा, क्या हुआ इसे और ये बेहोश क्यों हो गई? अरे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने दरवाजा खोला ये मुझे देखकर बेहोश हो गई। तुम बताओ, क्या क्या मैं चुड़ैल दिखती हूँ? निधि ने रवि से पूछा। रवि ने निधि को देखा तो एक बार खुद ही डर गया। उसके चेहरे पर लगा वो लाल रंग खून जैसा ही लग रहा था। वह निधि को लेकर शीशे के सामने आया और उसे उसका हुलिया भी दिखाते हुए कहा, ये देखो, इसे देखकर तो कोई भी बेहोश हो जाएगा। ये तो कलर की डिब्बी मुझ पर गलती से गिर गई थी, इसे साफ करने ही जा रही थी, इतने में शालिनी आ गई। इसमें तो बहुत भयानक लग रही हूँ मैं, निधि ने डरते हुए कहा। हाँ, खूंखार चुड़ैल की तरह, रवि ने हंसते हुए कहा। निधि और रवि कमरे से बाहर चले आए। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, कमरे के शीशे पर खून से सने हाथ की छाप लगी और खून रिसने लगा। निधि कपड़े चेंज करके आई और रवि से कहा, रवि तुम घर जाओ,
इस वक्त अगर शालिनी ने तुम्हें यहाँ देखा तो नाराज होगी। मैं उसे संभालती हूँ। ठीक है, लेकिन हमारी स्टडी? रवि ने कहा। अरे वो हम बाद में भी कर लेंगे। मैं कल तुम्हें कोचिंग में मिलती हूँ। अभी तुम जाओ। बाय। निधि ने कहा और शालिनी के पास चली गई। रवि अपने घर चला गया। निधि जैसे ही कमरे में आई उसकी नजर शीशे पर गई। शीशा बिल्कुल साफ था। वह शालिनी के पास आई और उसे उठाने लगी, लेकिन शालिनी को होश नहीं आया। निधि ने पास पड़े गिलास को उठाया और उसमें से पानी लेकर शालिनी के मुंह पर छींटे मारे। एक दबी हुई चीख के साथ शालिनी उठकर बैठ गई। वह पूरी तरह से हाँफ रही थी और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। उसे देखकर बेचारी निधि भी डर गई और कहा, हे शालिनी, क्या हुआ तुझे? और तुम बेहोश कैसे हो गई? खून, खून। तुम खून से सनी थी। क्या हुआ तुम्हें? शालिनी के मुंह से निकला, खून? अच्छा वो, अरे वो तो लाल रंग का डिब्बा गिर गया था मुझ पर, इसीलिए वो खून नहीं था। पागल है तुम भी ना, निधि ने उसे संभालते हुए कहा। शालिनी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, निधि, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि सर पर किसी ने 100 किलो का वजन रख दिया है। मन बहुत घबरा रहा है। कुछ होने वाला है निधि, कुछ बहुत डरावना। क्या होने वाला है शालिनी? और ये क्या बोल रही है तू? निधि ने जैसे ही कहा कमरे की ट्यूबलाइट चपकने लगी और फिर एकदम से बंद हो गई। शालिनी और डर गई। उसकी नजर खिड़की से बाहर गई तो उसे एक काला साया नजर आया। शालिनी की चीख निकल गई। तो निधि ने कहा, क्या हुआ शालिनी? वो बाहर कोई है, मैंने अभी अभी देखा। शालिनी ने घबराते हुए स्वर में कहा। निधि ने अपने फोन का टॉर्च चलाया और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या शालिनी खुद भी डर रही है और मुझे भी डरा रही है? नहीं नहीं निधि, मैं सच कह रही हूँ। आज ओपी से आते वक्त उस सुनसान सड़क पर मैंने खून से सना किसी का हाथ देखा था। शालिनी ने डरते हुए स्वर में कहा। अरे, तुझे कितनी बार मना किया है, तू देर रात उस रास्ते से मत आया कर। तुझे कोई बहम हुआ है? चल अब मेरे कमरे में सो जाते हैं। इस कमरे में तो लाइट भी नहीं है, कल ठीक करवाते हैं। निधि शालिनी को लेकर अपने साथ रूम में वापस चली गई। कमरे की खिड़की के शीशे पर खून से भरा हाथ जा लगा और खून रिसने लगा। अब शालिनी निधि के साथ उसके कमरे में आ गई। निधि किचन से उसके लिए खाना ले आई और उसके सामने रखते हुए कहा, ये कॉर्पोरेट जॉब में यही होता है, इतना काम देते हैं कि पूछो ही मत। काम की टेंशन और लोड की वजह से ये सब हो रहा है। तुम खाना खाओ आराम से। शालिनी ने मुश्किल से एक रोटी खाई और लेट गई। निधि भी उसके बगल में आकर लेट गई। शालिनी की आंखों के आगे बार बार वही सड़क वाला सीन आ रहा था। वह रात भर करवटें बदलती रही और मुश्किल से उसे नींद आई। अब सुबह के 3 बज रहे थे। निधि और शालिनी दोनों गहरी नींद में सोई हुई थी। उसी पल एक हवा का झोंका शालिनी को सहलाकर गुजरा। शालिनी की नींद टूटी तो उसने करवट बदल ली। उसने अध खुली आंखों से देखा तो उसका खून जम गया और सांसें रुक गई। खून से लथपथ निधि उसके बगल में लेटी हुई थी। शालिनी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। तभी निधि की आंखें खुली। काली गहरी लाल आंखें जिसमें से खून साफ झलक रहा था। एकटक शालिनी को देख रही थी। निधि के होठों पर एक खूनी मुस्कान तैर गई। डर कर शालिनी ने उसे पीछे हटने की कोशिश की तो खिसका नहीं गया। शालिनी ने डरते डरते पलटा तो खून से लथपथ निधि दूसरी ओर लेटे हुए शालिनी को ही देख रही थी। ये देखकर शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चीखना चाहती थी लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली, ना ही उसके हाथ पांव हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। शालिनी ने चिल्लाने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन इस बार भी आवाज गले में ही रह गई। वहां एक नहीं, 2 निधि थी और दोनों ही बेहद डरावनी नजर आ रही थी। दोनों धीरे धीरे शालिनी के ऊपर झुकने लगी तो एक भारी वजन शालिनी को अपने सीने पर महसूस होने लगा। उसकी सांसें दबने लगी और उसे ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। निधि के मुंह से निकलती खून भरी धार आकर शालिनी की गर्दन को बिखा रही थी और जैसे निधि ने अपने हाथों को उसकी गर्दन की ओर बढ़ाया तो शालिनी जोर से चीखी। अब शालिनी ने देखा कमरे में कोई नहीं था, निधि भी नहीं। वह बिस्तर पर बैठी हाँफ रही थी। उसका गला सूख चुका था और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने इधर उधर देखा और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर उसे एक सांस में ही पी लिया। निधि को वहां ना पाकर शालिनी घबरा गई
और उसे आवाज लगाते हुए कमरे से बाहर आई। निधि, निधि कहाँ हो तुम? शालिनी ने धीरे धीरे बढ़ते हुए कहा, लेकिन निधि की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। निधि, निधि तुम मुझे सुन रही हो ना? निधि, शालिनी ने फिर आवाज दी और कमरे से बाहर चली आई। उसने सब जगह देखा लेकिन निधि कहीं नहीं दिखाई दी। शालिनी वापस जाने के लिए जैसे ही पलटी, किसी ने दरवाजा खटखटाया। शालिनी की धड़कनें फिर बढ़ गई। वह पलटी और दरवाजे की ओर देखा। खटखटाने की आवाज लगातार आ रही थी। शालिनी कांपते कदमों से दरवाजे के सामने आई और जैसे ही दरवाजा खोला, एक रूह कंपा देने वाला मंजर देखकर शालिनी डर गई। घर के अंदर जितना शांत माहौल था, बाहर उतना ही तेज तूफान चल रहा था और सामने खड़ी थी खून से लथपथ निधि। शालिनी कुछ समझ पाते ही इससे पहले निधि ने शालिनी का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, मुझे बचा लो शालिनी, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। निधि के हाथ की पकड़ शालिनी के हाथ पर इतनी मजबूत थी कि शालिनी को अपना हाथ खींचता हुआ मालूम हुआ और वह कुछ समझ पाते इससे पहले निधि हवा में उड़ने लगी। उसने शालिनी का हाथ नहीं छोड़ा और कहती रही, शालिनी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। शालिनी के चेहरे पर खौफ और बेबसी साफ नजर आ रही थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों से खून बहने लगे। निधि उसके सामने गिड़गिड़ाती रही और अगले ही पल निधि से बात करने का लहजा बदल गया और वह हंसते हुए बड़े ही डरावने अंदाज में कहने लगी, मुझे बचा लो शालिनी, मुझे बचा लो। शालिनी को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना ही वह समझ पा रही थी कि निधि बाहर क्या कर रही थी और उसे कौन मारना चाहता है। शालिनी के हाथ निधि के हाथ के साथ बाहर की ओर खींचता चला गया। शालिनी ने तेजी से अपनी आंखें मीच ली। जैसे ही आंखें खोली, सामने कोई नहीं था। कुछ देर पहले का वह भयंकर तूफान अब नहीं था, ना ही कहीं निधि नजर आ रही थी। शालिनी अपनी पथराई आंखों से बाहर देख रही थी कि पीछे से उसके कंधे को किसी ने थपथपाया। शालिनी जैसे ही पीछे पलटी, पीछे निधि खड़ी थी। शालिनी एक बार फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। अब वो भयानक नजारा देखकर शालिनी की आंखें खुली। उसने देखा कि निधि बड़े आराम से उसकी बगल में सो रही थी। पसीने से तरबतर शालिनी ने एक गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, उफ, शायद बुरा सपना होगा। शालिनी ने देखा टेबल पर रखा पानी का गिलास खाली था। उसने घड़ी की ओर देखा जिसमें सुबह के 4 बज रहे थे। शालिनी उठी और किचन की ओर चली गई। बाहर बारिश हो रही थी जिसका शोर शालिनी को साफ सुनाई दे रहा था। उसने किचन में आकर पानी पिया और वापस कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ी। दो कदम बढ़ते ही 2 कदम बढ़ाए ही थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। शालिनी का दिल धड़कने लगा। सपने में उसने जो देखा था वही हो रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज आती रही। शालिनी ने वहां रखा लोहे का रोड उठाया और डरते डरते दरवाजे की तरफ आई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और रोड को जैसे ही हवा में उठाया, सामने खड़ी अश्विनी को देखकर चौंक गई। बारिश में भीगी अश्विनी भी शालिनी की हाथ में रोड देकर हैरान थी और उसने ही कहा, हे शालिनी, ये क्या कर रही हो? अश्विनी की आवाज सुनकर शालिनी ने रोड साइड में फेंक दी और अश्विनी के गले लगते हुए घबराई हुई आवाज में कहा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। इस घर में भूत है। क्या भूत? शालिनी, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। चलो अंदर आने दो मुझे, मैं भीग गया हूँ, मैं बहुत बुरी तरह। कहते हुए अश्विनी शालिनी को अंदर लेकर आ गया। उसके कपड़ों से पानी चू रहा था और फर्श को भिगा रहा था। शालिनी ने देखा तो कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आती हूँ। शालिनी अंदर गई और अश्विनी के लिए कपड़े ले आई। अश्विनी के कुछ कपड़े पहले से यहाँ पड़े थे। शालिनी उसमें से पैंट और शर्ट उठा ली और अश्विन को देकर कहा, तुम चेंज कर लो। अश्विनी कपड़े लेकर गया और चेंज करके वापस चला आया। भीगने की वजह से उसे ठंड लग रही थी। ये देखकर शालिनी ने हीटर चला दिया। अश्विनी वहां पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसे थोड़ा आराम मिला। शालिनी उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो निधि ने बताया कि तुम अपसेट थी। आज मेरी नाइट ड्यूटी थी और जल्दी फ्री हो गया तो सोचा कि तुमसे मिलता चलो। लेकिन रास्ते में ये बारिश शुरू हो गई और बाइक भी बंद पड़ गई। भीगते भीगते यहाँ तक पहुंचा। अश्विनी ने हीटर के सामने सेकते हुए कहा। शालिनी ने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में अभी भी वो बुरा ख्वाब चल रहा था, जो कि ख्वाब कम और हकीकत ज्यादा लग रहा था। शालिनी को खोया हुआ देखकर अश्विनी ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो?
शालिनी ने अश्विनी की ओर देखा और कहने लगी, अश्विनी, मेरी बात का यकीन करो, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। कहते हुए शालिनी ने रास्ते में हाथ दिखने वाली बात से लेकर घर में हुई घटनाओं के बारे में अश्विनी को बता दिया। तो अश्विनी हंसने लगा और कहा, आई एम सॉरी शालिनी, मुझे तुमसे फोन पर तो भूतों वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। उस बात को तुमने इतना सीरियसली ले लिया कि तुम ये सब सोचने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं सच कह रही हूँ अश्विनी, मैंने खुद अपनी आंखों से खून से लथपथ वो हाथ देखा था, शालिनी ने कहा। तो अश्विनी ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। शालिनी उठकर उसके पास आई तो अश्विनी ने उसे गले लगाकर कहा, रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अश्विनी के गले लगकर शालिनी को थोड़ा अच्छा लगा। अब सुबह होने तक दोनों वहीं बैठे रहे। निधि उठकर बाहर आई तो अश्विनी को देखकर थोड़ा चौंक गई और कहा, गुड मॉर्निंग, तुम सुबह सुबह यहाँ? अरे हाँ, वो शालिनी से मिलने आया था, अश्विनी ने कहा। तो निधि मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। चाय पीकर अश्विनी भी वहां से चला गया। अब शालिनी ने दरवाजा बंद किया और अंदर चली आई। उसका सर बहुत भारी हो रहा था। रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। इस वजह से शालिनी आकर बेड पर लेट गई और कुछ देर के बाद उसकी आंख लग गई। कुछ देर के बाद बारिश फिर से शुरू हो गई। शालिनी गहरी नींद में सो रही थी। निधि ने देखा कि बारिश तेज हो रही है तो उसने भी कोचिंग की छुट्टी ले ली और घर में ही बरामदे में बैठकर गमलों को ठीक करने लगी। दोपहर के 2 बजे शालिनी की आंख खुली। वह आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आई। बारिश रुक चुकी थी और हल्की धूप आ रही थी, लेकिन उसे निधि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो वह उसके कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा बंद था और रोशनदान से धुआं बाहर आ रहा था। ये देखकर शालिनी डर गई। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, निधि, निधि, दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो ना निधि? दरवाजा खोलो। 2 मिनट के बाद निधि ने दरवाजा खोला तो धुएं का एक जबरदस्त भपका शालिनी के चेहरे पर आया। उसने जैसे ही अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया, निधि पीछे धकेलते हुए उसे बाहर ले आई और कहा, अंदर मत जाना शालिनी। क्यों, क्या हुआ? अरे ये धुआं, ये तुम्हारे कमरे में इतना धुआं और बदबू कैसे? शालिनी ने खांसते हुए कहा। निधि उसे बाहर बरामदे में ले आई और कहा कि अरे यार, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी और मैंने गलत केमिकल यूज कर लिया। बस वो कमरे में गिर गया है और उसकी बदबू धुआं चारों ओर फैल गया। मैंने कमरे की खिड़की बाहर की ओर खोल दी है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरे निधि, अजीब लड़की हो तुम सिविल्स की तैयारी कर रही हो तो फिर ये सब साइंस के एक्सपेरिमेंट किस लिए है? शालिनी ने हैरानी से कहा। यार शालिनी, लाइफ में हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। मैं बस वही कर रही थी। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? निधि ने बरामदे में पड़ी बाल्टी से पानी लेकर अपने हाथ धोते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं इतनी देर तक सो रही थी, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज ऑफिस भी मिस हो गया, शालिनी ने कहा। अरे तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी तो मैंने तुम्हें जगाया नहीं। और ऑफिस कल चली जाना, आज वैसे भी चारों ओर पानी भरा हुआ है। सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही थी, कुछ देर पहले ही रुकी है, निधि ने कहा। क्या मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे कुछ पता नहीं? खैर छोड़ो, बहुत तेज भूख लगी है। खाने में क्या है? शालिनी ने कहा। मैंने किचन में तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है, तुम जाकर खा लो, मैं अभी आती हूँ। निधि ने शालिनी ने से कहा तो शालिनी वहां से चली गई। शालिनी के जाते ही निधि बरामदे से घर के पीछे अपने कमरे की खिड़की के पास आई और खिड़की को खोला। एक तेज बदबू खिड़की से आई और वहां चारों ओर फैल गई। निधि ने खिड़की में रखे चाकू को उठाया जो कि खून से सना हुआ था और उसे जमीन में एक गड्ढा खोदकर चाकू उसमें छुपा दिया। खिड़की निधि ने खुली ही छोड़ दी और वापस चली आई। उसके हाथ पर खून लगा था। निधि ने आकर हाथ धोए और अंदर चली आई। उसे देखकर ही शालिनी ने खाना खाते हुए कहा, निधि आज तुमने जो नॉनवेज बनाया है वो थोड़ा अजीब है, शायद दुकान वाले ने ताजा नहीं दिया होगा। ये कहते हुए निधि की आंखों में एक चमक उभर आई। खाना खाकर शालिनी अपने कमरे में चली आई। उसका सर अभी भी भारी लग रहा था। वह घर के बाहर चली आई और खुली हवा में घूमने लगी। उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन निधि अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उसने कोई भयंकर नशा किया हो। उसके सामने एक बड़ा डिब्बा पड़ा था और उसमें कुछ सामान था। निधि बस एकटक उसे देख के जा रही थी और जैसे ही किसी के आने की आहट हुई तो निधि ने जल्दी से उस डिब्बे को पलंग के नीचे धकेल दिया। शालिनी अपने हाथ में एक छोटा सा सफेद खरगोश लिए कमरे के अंदर आई और कहा, देख निधि, ये मुझे सड़क पर मिला, कितना प्यारा है ना? अरे हाँ, बहुत प्यारा है, इसे पकाकर खाने में तो और भी मजा आएगा, निधि ने भूखी आंखों से खरगोश को देखते हुए कहा, जो कि शालिनी को सुनाई नहीं दिया। ये शायद भूखा है, मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, कहकर शालिनी बाहर चली गई।
रात का खाना खाने के बाद निधि अपने और शालिनी अपने कमरे में सोने चली गई। खरगोश भी शालिनी के कमरे में एक कोने में दुबक कर बैठा था। उसकी आंखें लाल अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। शालिनी को सोए अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि बाहर से कुत्तों की रोने की आवाज आने लगी। शालिनी ने सुना तो उसे डर लगने लगा और उसने अपने कानों को दोनों हाथों से ढक लिया और आंखें मजबूती से मीच ली। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई। अब सुबह के 4 बजे शालिनी एक टैक्सी में बैठती है और उसके और टैक्सी ड्राइवर के अलावा वहां कोई नहीं था। सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में वह टैक्सी दौड़ी जा रही थी। अचानक से पीछे बैठी शालिनी ने अपने गले से दुपट्टा निकाला और ड्राइवर के गले में डालकर उसे पीछे खींचा। बैलेंस बिगड़ने की वजह से टैक्सी सामने एक पेड़ से जा टकराई और वह आदमी नीचे गिर गया। शालिनी नीचे उतरी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। शालिनी काली आंखों में खून उतर आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उस वक्त शालिनी बहुत ही भयंकर लग रही थी। ड्राइवर ने जब उसे देखा तो डर से थर-थर कांपने लगा और उठकर भागने लगा। भागते हुए उसने पीछे देखा। शालिनी अभी भी वहीं खड़ी उसे घूर रही थी। आदमी ने जब सामने देखा तो उसकी रूह कांप गई। शालिनी अब उसके बिल्कुल सामने थी। अब उसने ड्राइवर की गर्दन को पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। वह शालिनी से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन शालिनी ने उसे ऊंचा उठाकर जमीन पर ला पटका। आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वही दर्द से कहरा रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। शालिनी ने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह जोर से चीखी, इतना तेज कि उस आदमी ने अपने कानों को हाथों से ढक लिया। शालिनी ने जोर से उसकी अपनी गर्दन घुमाई और वह आदमी सड़क पर घसीटता हुआ सामने वाले पेड़ से जा टकराया। उसके बाद उसका अधमरा शरीर हवा में उठा और नीचे पड़े पत्थर पर आ गिरा। उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी जुबान बाहर लटक रही थी। पेट फटकर आंतड़ियां बाहर आ चुकी थी। शालिनी वहां से पैदल ही चल रही थी और कुछ देर के बाद अंधेरे में गायब हो गई। अब शालिनी की नींद एक झटके में खुल गई। सर्द मौसम में भी वह पसीने से तरबतर थी। उसकी सांसें धोखने के जैसे तेज तेज चल रही थी। उसने देखा कि वह सफेद खरगोश उसके बिस्तर के आसपास से फुदक रहा है। शालिनी अब उठी और कमरे से बाहर आई। उसने देखा निधि किचन में चाय बना रही थी। शालिनी को देखकर निधि ने कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शालिनी ने बड़े ही थके हुए स्वर में कहा। उसका बदन दुख रहा था। इसे लग रहा था कि जैसे उसने बहुत काम किया हो। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर निधि ने कहा, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। शालिनी आकर बरामदे में बैठ गई। उसने टेबल पर रखा अखबार उठाया और पहले ही पन्ने पर छपी खबर को देखा। शालिनी का कलेजा मुंह को आ गया। सपने में जिस ऑटो ड्राइवर की मौत को शालिनी ने देखा था, उसके उसी के बारे में खबर छपी हुई थी। पत्थर पर पड़ी उस आदमी की लाश को देखकर शालिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। शालिनी ने ध्यान से उस तस्वीर को देखा तो नीचे लिखा हुआ था, हु इज नेक्स्ट, और अखबार उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। शालिनी को यकीन नहीं हो रहा था। जिसकी मौत की खबर अखबार में छपी थी, उसे कल रात शालिनी ने मारा था। लेकिन कैसे? वो तो यहाँ थी। फिर ये सपना और उस ड्राइवर की मौत का सच क्या था? शालिनी वहां खड़े ये सब सोच रही थी कि निधि चाय लेकर आई और टेबल पर रखते हुए कहा, देखना यार, एक एक ऑटो ड्राइवर को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। अरे निधि, यहाँ बैठ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहते हुए शालिनी ने निधि को सारी बात बता दी। तो निधि हंसने लगी और कहा, शालिनी, लगता है तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तू तो रात भर यहाँ थी, फिर तू कैसे उसे मार सकती है? सुबह सुबह उल्लू बनाने के लिए तुझे मैं ही मिली थी क्या? चाय ठंडी हो रही है, पी ले, कहकर निधि वहां से चली गई। अरे निधि, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सपने का इस मौत से कुछ तो कनेक्शन है। निधि सुन ना, शालिनी ने पीछे से कहा। लेकिन निधि चली गई। अंदर आकर निधि जैसे किचन में आई, उसकी चीख निकल गई। निधि की चीख सुनकर शालिनी भाग कर आई और जैसे उसने किचन का नजारा देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। सामने किचन के प्लेटफॉर्म पर खून से सना खरगोश पड़ा हुआ था। शालिनी और निधि फटी आंखों से एक दूसरे की ओर देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सब देखकर शालिनी अपना आपा खो बैठी और कहा, देखो, देखा, मैंने कहा ना, इस घर में कुछ तो है, कोई तो है जो हमें मारना चाहता है। निधि, मैं सच कह रही हूँ, कुछ तो है यहाँ। निधि ने उसकी बात सुनी और फिर हंसने लगी। उसे हंसता देखकर शालिनी ने कहा, तू हंस क्यों रही है? निधि ने शालिनी को कंधे से पकड़ा और खिड़की की ओर घुमाकर कहा, खरगोश को उस बिल्ली ने मारा है। तुम खुद भी डर रही है और मुझे भी डरा रही है। यहाँ हम दोनों और इस दुष्ट बिल्ली के अलावा कोई नहीं है। शालिनी ने देखा
कि खिड़की के पास पर एक बिल्ली बैठी थी और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। शालिनी का सर चकराने लगा था। इन 2 दिनों में उसके साथ सब अजीब घट रहा था। ये सब किसी आने वाली मुसीबत का इशारा था या फिर शालिनी के मन का वहम। यह नहीं समझ पा रही थी। शालिनी को परेशान देखकर निधि ने कहा, शालिनी, तुम जाकर नहा लो, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। शालिनी वहां से चली गई। नहाने के बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। वह तैयार हुई और अपना बैग लेकर बाहर चली आई। नाश्ता करने के बाद शालिनी ऑफिस के लिए निकल गई। दिन भर शालिनी के दिमाग में वो सपने वाली बात घूमती रही और इस वजह से उसे काम में भी काफी गलतियां हो रही थी। उसका माइंड काफी डिस्टर्ब हो चुका था। बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाकर प्यार से समझाया और श्याम को डॉक्टर से मिलने को कहा। ऑफिस के बाद शालिनी अश्विनी के साथ डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में चली आई। आशुतोष अश्विनी से 4 साल बड़ा था, लेकिन अश्विनी का अच्छा दोस्त था। इनकी मुलाकात एक फैमिली फंक्शन में हुई थी। अश्विनी को देखते ही आशुतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अश्विनी, बड़े दिनों के बाद आए हो, बैठो। हेलो शालिनी, बैठो। हेलो डॉक्टर, शालिनी ने फीका सा मुस्कुराकर कहा। अश्विनी ने आशुतोष को शालिनी के बारे में बताया। शालिनी के कुछ टेस्ट करवाए और उसका चेकअप किया। रिपोर्ट्स आने तक उन्हें बाहर बैठने को कहा। शालिनी अश्विनी के कंधे पर सर रखकर खामोशी से बैठी थी। उसका मन बहुत ही बेचैन था और दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थी। 1 घंटे के बाद आशुतोष ने दोनों को बुलाया और अश्विनी को शालिनी की रिपोर्ट देकर कहा, अश्विनी, इसकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव है। काम का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वे सब हो रहा है। मैंने दवा लिख दी है। अच्छे से नींद आएगी तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। अरे वो सपना अरे वो सपने जो मुझे आते हैं, वो सब, शालिनी ने बेचैनी से कहा। अरे शालिनी, वो सब तुम्हारे थके हुए दिमाग की उपज है। उन सपनों का कोई मतलब नहीं है। कई बार ज्यादा सोचने की वजह से हम उन चीजों को असल में देखने लगते हैं, जबकि वो सब सिर्फ हमारी आंखों का धोखा होता है। तुम टाइम से दवा लो और हाँ, कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो, आशुतोष ने कहा। हम्म, शायद आप सही कह रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर, शालिनी ने कहा। थैंक यू आशुतोष, अश्विनी ने उससे हाथ मिलाकर कहा और शालिनी को लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचते ही शालिनी के कानों में आशुतोष की आवाज पड़ी। नेक्स्ट, आशुतोष ने फिर कहा। हु इज नेक्स्ट? अब किसी अनहोनी के डर से शालिनी का दिल धक धक करने लगा। आशुतोष के क्लिनिक से निकलकर अश्विनी और शालिनी बाहर आई। अश्विनी ने अपनी बाइक स्टार्ट की और शालिनी से कहा, बैठो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शालिनी अश्विनी के पीछे आ बैठी। अश्विनी ने बाइक आगे बढ़ा दी। शालिनी ने अपना सर अश्विनी की पीठ से लगा लिया और उसको भी अब लगने लगा था कि शायद वह इन सब बातों को लेकर ओवर रिएक्ट कर रही है। हल्का अंधेरा हो चुका था। अश्विनी ने बाइक घर के सामने लाकर रोकी। दरवाजे पर निधि खड़ी थी। अश्विनी को वहां देखते ही उसने चहकर कहा, हाय अश्विनी। अश्विनी निधि को जवाब देता इससे पहले शालिनी उसके गले आकर लग गई और कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। शायद वो सब मेरा बहम था। तभी इट्स ओके बेबी, मैं चलता हूँ। मुझे आज शाम शहर से बाहर जाना है, किसी जरूरी काम से। 2 दिन में लौटूंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। अश्विनी ने शालिनी के माथे पर किस करते हुए कहा। निधि दूर खड़ी सब देख रही थी और फिर अंदर चली गई। अश्विनी वहां से चला गया। शालिनी का मन अब पहले से ठीक था। वह गुनगुनाते हुए घर के अंदर आई और नहाने चली गई। बाथरूम में आकर शालिनी ने शावर चालू किया। हल्का हल्का गुनगुना पानी जब शरीर पर पड़ा तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद ही शालिनी ने जैसे अपने चेहरे पर हाथ घुमाया, उसे कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। शालिनी ने आंखें खोलकर अपने हाथों को देखा तो हथेलियों पर गाढ़ा लाल खून लगा हुआ था। यह देखकर शालिनी के हाथ कांपने लगे। उसने डरते डरते शावर की ओर देखा। शावर बंद था और फिर अचानक से उसमें से खून का फुहारा फूटने लगा और शालिनी को भिगाने लगा। शालिनी चीख उठी। वह आंखें नहीं खोल पा रही थी। बाथरूम बदबू से भपकने लगा। उसका दम घुटने लगा था। बंद आंखों से दीवार टटोलते हुए उसने दरवाजा खोला और उसी हालत में दौड़कर बाहर आई। शालिनी की चीख सुनकर निधि अपने कमरे से बाहर आई और शालिनी को उस हालत में देखकर कहा, शालिनी क्या हुआ? तुम पागल हो गई हो? इसे क्यों चिल्ला रही हो? निधि की आवाज सुनकर शालिनी ने अपनी आंखें खोली और घबराई हुई आवाज में कहा, खून, खून। बाथरूम का पानी खून में बदल गया और मुझ पर गिरने लगा। कहते हुए शालिनी ने जैसे ही निधि को अपना हाथ दिखाया, खुद हैरान हो गई। उसका हाथ बिल्कुल साफ था। निधि भी उसकी बातें सुनकर हैरान थी। उसने कहा, ये क्या बक रही हो तुम? कुछ भी तो नहीं है। चलो आओ मेरे साथ। कहते हुए निधि उसे बाथरूम लेकर गई। शालिनी ने देखा बाथरूम बिल्कुल साफ है।
शालिनी का सर चकराने लगा। निधि ने उसे गाउन पहनने को दिया और बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। अब निधि किचन में आकर कॉफी बनाने लगी। उधर शालिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह शालिनी का वहम तो नहीं हो सकता। शालिनी के बालों से पानी जा रहा था। वह दहाड़ सी वह उठी और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने आईने में खुद को देखा तो दुख से भर गई। 2 दिन में उसका चेहरा मुरझा चुका था और आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे और होठ सफेद पड़ चुके थे। अपनी ऐसी हालत देखकर शालिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शालिनी आईने को शालिनी आईने में देखते हुए खुद को ही घूर रही थी और फिर वहां से हटकर दूसरी ओर चली गई। लेकिन आईने में उसका घूरता वह अक्स अब भी नजर आ रहा था और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। खिड़की के पास खड़ी शालिनी इन सब चीजों को समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद निधि उसके लिए कॉफी लेकर आई और शालिनी को देखकर कहा, शालिनी, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। कॉफी पीकर दवा लो और थोड़ा रेस्ट कर लो। अब शालिनी ने कॉफी पी और दवा लेकर लेट गई। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई। उसे सोया देखकर निधि के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। रात के खाने के बाद वह अपने कमरे में आई। निधि के कमरे में एक दरवाजा और था जो पीछे बगीचे की तरफ खुलता था। निधि ने बिस्तर के नीचे रखा वो बॉक्स उठाया और उसे लेकर दरवाजे से बाहर निकल गई। बगीचे में खूब अंधेरा था। एक पेड़ के नीचे आकर निधि रुक गई और हाथ में पकड़ी टॉर्च चलाकर वहां रख दी। उसने डिब्बे में से कपड़े का बना एक सफेद पुतला निकाला और उसे जमीन पर रखकर खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें फैली हुई थी और उसके चेहरे से भय टपक रहा था। निधि ने डिब्बे से कुछ किले निकाले और एक एक करके 4 किलों को उस पुतले के हाथ पैर पर चुभा दिया और कागज में लिखा मंत्र पढ़ने लगी। देखते देखते पुतले का रंग बदलने लगा और वह लाल हो गया। निधि ने उसे गर्दन से पकड़कर उठाया तो उसमें से खून टपकने लगा। निधि ने खून को उन कुछ बूंदों को अपनी हथेली पर लिया और चाटने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और बहुत ही भयानक लग रही। निधि ने हाथ से ही मिट्टी में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और फिर उस कागज को रखकर पुतले का सारा खून उस गड्ढे में छोड़ दिया। शालिनी अब तक इन सब बातों से अनजान थी और गहरी नींद में सो रही थी। अब रात के 12 बज रहे थे। निधि वापस अपने कमरे में चली आई और अलमारी का ड्रॉवर खोला और उसमें पड़ी तस्वीर निकाली और कहा, तुम सिर्फ मेरी हो बेबी। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। अब सुबह के 3 बजे शालिनी आशुतोष के क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। क्लिनिक बंद होने वाला था। सारा स्टाफ जा चुका था। आशुतोष भी अपना सामान समेटकर बैग में रख ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आशुतोष ने पलट कर देखा। दरवाजे पर शालिनी खड़ी थी। उसे देखकर आशुतोष ने कहा, अरे शालिनी, तुम इस वक्त यहाँ? अभी अभी तो क्लिनिक बंद होने का समय हो गया है। आशुतोष ने घड़ी की ओर देखकर कहा। शालिनी ने कुछ नहीं कहा। वह बस खा जाने वाली नजरों से आशुतोष को घूर रही थी। आशुतोष को थोड़ा अजीब लग रहा था तो वह वापस अपना सामान समेटने लगा। शालिनी अंदर आई। उसने साइड टेबल पर रखी सी ट्रे से सीजर उठाई और टेबल पर रखे आशुतोष के हाथ में घोंप दी। आशुतोष के दर्द से चीख निकल गई, लेकिन उस वक्त उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। शालिनी भूखी शेरनी की तरह उसे घूरते हुए उसके दाएं बाएं घूम रही थी। उसे देखकर आशुतोष का दिल धड़कने लगा और उसने दर्द से तड़पते हुए कहा, शालिनी, ये क्या कर रही हो तुम? तो तुम ठीक तो हो ना शालिनी? शालिनी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और फिर टेबल पर रखे सारे सामान को हाथ से नीचे गिरा दिया। उसने आशुतोष की कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठाया और टेबल पर लटका दिया। उसका एक हाथ पहले से सीजर और टेबल की कैद में था और दूसरे हाथ में भी शालिनी ने टेबल पर रखा और पास पड़ी दूसरी नुकीली सर्जिकल सीजर उठा ली। ये देखकर आशुतोष घबरा गया और कहा, नहीं नहीं, नहीं नहीं लेना, कुछ मत करना। शालिनी पर जैसे किसी बात का असर नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने दूसरे हाथ में भी सीजर घोंप दी। खून का एक फव्वारा आशुतोष के हाथ से निकला और शालिनी के चेहरे पर जा लगा, जिससे वह और भयानक नजर आ रही थी। आशुतोष दर्द से बिलख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शालिनी उसके साथ ये सब क्यों कर रही है। उसके दोनों हाथ टेबल से लगे थे। दर्द के मारे वह हिल भी नहीं पा रहा था। शालिनी ने उसके शर्ट को खींचकर उसके जिस्म से दूर कर दिया। आशुतोष की सांसें ऊपर नीचे होते साफ दिखाई दे रही थी। शालिनी ने ट्रे से एक सर्जिकल ब्लेड उठाया और आशुतोष के सीने में जगह जगह कट्स लगाने लगी। आशुतोष चीखता रहा, चिल्लाता रहा,
लेकिन उसकी चीख जैसे उस क्लिनिक में ही सिमट कर रह गई। क्लिनिक के बाहर सब सामान्य था, लेकिन अंदर एक भयानक नजारा था। आशुतोष की अब कुछ भी सांसें बची थी। वह टेबल पर बड़ा तड़प रहा था और शालिनी उस पर कोई रहम नहीं दिखा रही थी। बड़ी बेरहमी से उसने आशुतोष को मार डाला। अंत में शालिनी ने उसकी दोनों आंखों की पुतलियां निकालकर हवा में उछाल दी और एक रहस्यमय मुस्कान शालिनी के होठों पर तैर गई। और वह जाने के लिए आगे बढ़ी तो उसका पैर आंख की एक पुतली पर पड़ा और फट करके उसमें से आवाज आई। आशुतोष की लाश टेबल पर पड़ी थी। शालिनी क्लिनिक से बाहर निकल गई। खून से सना चेहरा लेकर वह सड़क पर चल रही थी कि ट्रेन के हॉर्न की आवाज उसके कानों में पड़ी। अब ट्रक के ट्रक के हॉर्न की आवाज उसके कानों में पड़ी। अब शालिनी नींद से उठकर बैठ गई। पसीने से तरबतर शालिनी ने लैंप चलाना चाहा, लेकिन लाइट नहीं थी। इतना भयानक सपना देखकर शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपना गला सूखता सा महसूस हुआ। उसने टेबल पर रखा पानी पिया और पीते हुए उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। उसकी खिड़की पीछे वाले बगीचे की ओर खुलती थी। शालिनी ने वहां कुछ रोशनी दिखी। वह उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर पीछे बगीचे में आई। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। रात का सन्नाटा इतना खामोश था कि शालिनी को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। धड़कते दिल के साथ उस पेड़ के पास आई जहां उस रोशनी दिखाई दी। शालिनी ने देखा वहां एक जली हुई टॉर्च पड़ी थी, जिसकी रोशनी अब धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन ये टॉर्च यहाँ कैसे आई? शालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शालिनी ने टॉर्च बंद की और जैसे ही जाने को मुड़ी, उसका पैर स्लिप होने से वह नीचे आ गिरी। उसका हाथ किसी गीली जगह पर जा लगा। शालिनी ने जैसे ही देखा, उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ के नीचे खून से सना कपड़ों का पुतला था। शालिनी उठी और जितना तेज भाग सकती थी कमरे की ओर भागी। लेकिन उसे ही जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा बंद हो गया। साली ने यह देखकर और घबरा गई। वह मेन गेट की ओर भागी और वहां से बरामदे की ओर आई। लेकिन एक एक करके कमरे और खिड़कियों के सामने सारे दरवाजे बंद होते गए। सालिनी रोने लगी और चीखते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों करे हो मेरे साथ ऐसा? बोलो क्यों?" सालिनी की चीखों से उसके डर का साफ पता चल रहा था। वह दरवाजा पीटती रही, लेकिन निधि ने दरवाजा नहीं खोला। सालिनी ने खुद कोशिश की तो एक जोर का धक्का उसे लगा और वह दूर जाकर गिरी। उसमें दोबारा उठने की हिम्मत नहीं बची थी। वह वही बेहोश हो गई। सुबह शालिनी की आंख खुली तो उसने देखा वह घर के मेन गेट के पास पड़ी थी। उसके गालों पर आंसू की लकीरें छपी हो चुकी थी। होठों पर सफेद पपड़ी जम चुकी थी। हाथ पैर ठंड की वजह से सुन पड़ गए थे। वह खामोश थी। उसका सर भारी था। उसका बदन दर्द से कहरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत मेहनत वाला काम किया हो। अब वो दीवार का सहारा लेकर उठी और दरवाजे के सामने आकर उसने दरवाजे को खोला। वह खुल गया। शालिनी अंदर आई और निधि अपने कमरे में सो रही थी। रात में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद से शालिनी को यकीन हो चुका था कि यह सब हकीकत था, उसका वहम नहीं। अब उसने निधि को नहीं जगाया और नहाने चली गई। नहाने के बाद उसने कपड़े पहने और अपना बैग लेकर निधि को बिना बताए ही घर से निकल गई। सुबह के 9 बज रहे थे। शालिनी ऑफिस ना जाकर शालिनी सीधा आशुतोष के क्लिनिक की ओर चली गई। आज वह अपने इस सपने की सच्चाई को जानना चाहती थी और इसके लिए उसे इन सबको समझना बहुत जरूरी था। सपने के हिसाब से अब तक आशुतोष की मौत हो चुकी होगी, शालिनी सोच रही थी। क्लिनिक के सामने आकर उसके कदम रुक गए। क्लिनिक के बाहर कुछ लोग घूम रहे थे। शालिनी का दिल धड़क रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अंदर जाए या नहीं। उसने अपना दिल मजबूत किया और अंदर चली गई। क्लिनिक में कुछ पेशेंट बैठे थे। रिसेप्शन पर बैठा लड़का अपने काम में लगा हुआ था। शालिनी सीधा आशुतोष के केबिन की ओर आई और धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। सामने कुर्सी पर आशुतोष बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। ये देखकर शालिनी की जान में जान आई। शालिनी को दरवाजे पर देखकर आशुतोष ने कहा, अरे शालिनी, तुम आओ, अंदर आओ ना। शालिनी अंदर आई तो आशुतोष ने उसे बैठने को कहा। शालिनी की नजर आशुतोष के हाथ पर पड़ी। पहली उंगली पर गई, जिसमें 5 वर्ड की जगह जिसमें 5 वर्ड की रिंग थी। दिखने में वह रिंग किसी लड़की की लग रही थी और आशुतोष की उंगली में फिट भी नहीं आ रही थी। शालिनी को ये थोड़ा अजीब लगा। शालिनी सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, डॉक्टर, मुझे कुछ आपको बताना है। हाँ कहो ना, आशुतोष ने कहा। तो शालिनी ने उसे रात वाले सपने के बारे में बताया। शालिनी की बात सुनकर आशुतोष हंसने लगा और कहा, अश्विनी ने सही कहा था। सच में तुम बहुत सोचने लगी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है शालिनी। दरअसल तुम इन दिनों होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और वो तुम्हें सपना बनकर दिखाई दे रही है। देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बिल्कुल सही सलामत। शालिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आशुतोष जो कहा वो सच था या फिर उसके वो सपने जिन्होंने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया था।
जिस डर के साए में शालिनी जी रही थी, उसका सच जानना उसके लिए बहुत जरूरी था। शालिनी ने आशुतोष को समझाना चाहा, लेकिन आशुतोष ने उसे घर जाकर आराम करने को कहा। शालिनी वहां से उठकर बाहर आ गई। चलते हुए शालिनी सोचने लगे, शायद आशुतोष सही कह रहा था। अगर रात वाला सपना सच होता तो अब तक आशुतोष की भी मौत हो चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शालिनी ने घड़ी में टाइम देखा और ऑफिस चली गई। ऑफिस आकर शालिनी ने नाश्ता किया और अपना काम करने लगी। दिन भर काम में बिजी रहने से शालिनी को ये फायदा हुआ कि वह कुछ देर के लिए बीती बातें भूल गई। अब शाम 5 बजे घर जाने के लिए शालिनी ने जैसे ही अपनी स्कूटी स्टार्ट करनी चाहिए, उसे उसका पिछला टायर पंचर मिला। उसने ऑफिस के गार्ड को पेज से देखकर स्कूटी ठीक करवाने को कहा और खुद पैदल ही घर के लिए निकल गई। चलते चलते उसकी नजर एक नए रेस्टोरेंट पर गई। शालिनी को भूख लगी थी तो वह उसमें चली आई। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। वहां कुछ कपल्स बैठे हुए थे और एक दो लड़के और शालिनी एक खाली सी कुर्सी देकर बैठ गई। लड़का ऑर्डर लेने आया तो शालिनी ने अपने लिए एक प्लेट नूडल्स और एक कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। शालिनी बैठकर अपना फोन देखने लगी। ऑर्डर दिए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन शालिनी का ऑर्डर नहीं आया। उसने फोन से नजरें हटाकर देखा तो वहां पूरे रेस्टोरेंट में उसके अलावा कोई नहीं था। शालिनी को थोड़ा अजीब लगा। उसने पलटकर काउंटर पर खड़े लड़के से कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया। बस मैम, रेडी हो रहा है, अभी भिजवाता हूँ, लड़के ने मुस्कुराकर कहा। जो लड़का शालिनी का ऑर्डर लेकर गया था, कुछ देर के बाद वह ट्रे लेकर आया। उसने नूडल्स की प्लेट और सॉफ्ट ड्रिंक शालिनी के सामने रखी और कहा, हैव ए नाइस इवनिंग मैम। थैंक यू, शालिनी ने कहा। नूडल्स दिखने में काफी अच्छे लग रहे थे। शालिनी ने कांटा उठाया और खाने लगी। उसने महसूस किया कि ऑर्डर लेकर आने वाला लड़का वहीं खड़ा है। शालिनी ने उसकी ओर देखा तो वह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और कहा, एंजॉय योर मील मैम। शालिनी ने जैसे ही कांटे से नूडल उठाया, उसकी चीख निकल गई। नूडल्स के बीच किसी इंसान की कटी हुई उंगली पड़ी थी। शालिनी का कलेजा मुंह को आ गया। उसके हाथ कांपने लगे और कांटा छूट कर नीचे गिर गया और वह फटी आंखों से प्लेट में रखी उस उंगली को देखती रही जिसमें वही अंगूठी फंसी थी जो सुबह उसने आशुतोष की उंगली में देखी थी। शालिनी चीखती हुई उठी और अपना बैग लेकर वहां से भागी। रेस्टोरेंट में मौजूद सारा स्टाफ एक दूसरे को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा दिए। बाहर आकर शालिनी उल्टी करने लगी। उसे आशुतोष का ख्याल आया। उसने ऑटो रोका और उसमें बैठकर उसे क्लिनिक चलने को कहा। रास्ते भर शालिनी डर से भयभीत बैठी रही। उसकी आंखें खौफ से सिमटी जा रही थी। ऑटो क्लिनिक के सामने आकर रुका। शालिनी ने देखा वहां काफी भीड़ लगी हुई थी और पुलिस वाले भी खड़े थे। शालिनी नीचे उतरी, ऑटो को पैसे दिए और क्लिनिक की ओर बढ़ी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे रोकते हुए कहा, ए लड़की, रुको, अंदर मर्डर हुआ है। किसका? शालिनी ने कांपते होठों से कहा, कोई है, डॉक्टर डॉक्टर आशुतोष। तुम लोग साइड हटो, पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करने दो, कहते हुए उस पुलिस वाले ने शालिनी को पीछे कर दिया। शालिनी ने जैसे ही सुना, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसका हर सपना सच हो रहा था। मतलब अब तक जो कुछ वह देख रही थी, महसूस कर रही थी, सब सच था। शाम के 6 बज रहे थे। शालिनी बदहवास थी, क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। तभी उसे पास खड़ी दो औरतों की आवाजें सुनाई दी। उसमें से एक ने कहा, सुना है बड़ी बेरहमी से मारा है किसी ने उन्हें। उनकी दोनों आंखें निकाल ली और पूरे जिस्म को नोच डाला। मैंने तो सुना है कि उनकी उंगली उंगली तक काट डाली। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, दूसरी औरत ने कहा। शालिनी ने जैसे ही सुना, उसकी आंखों के आगे सपने वाला भयानक मंजर आ गया। शालिनी ने सामने से आते ऑटो को रुकवाया और उसमें बैठकर पुलिस स्टेशन चलने को कहा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर शालिनी को पता चला कि इंस्पेक्टर बाहर गए हैं और वह वहीं बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगी। शालिनी के घर नहीं आने से निधि ने उसे फोन किया तो शालिनी ने ऑफिस से काम ऑफिस से काम है, देर से आऊंगी कहकर फोन कट कर दिया। रात 8 बजे इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन आया। इंस्पेक्टर अपने केबिन में चला गया तो हवलदार ने आकर उसे शालिनी के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने उसे अंदर भेजने को कहा। शालिनी अंदर आई तो इंस्पेक्टर ने उसे बैठने के लिए कहा। इंस्पेक्टर के अलावा वहां स्टाफ के 3 लोग भी थे। शालिनी ने इंस्पेक्टर को सारी सच्चाई बताई और अपने सपने और शहर में हुए दोनों मर्डर के बारे में बताया तो वहां खड़ा स्टाफ हंसने लगा। इंस्पेक्टर ने उन्हें घूरा तो सभी चुप हो गए। इंस्पेक्टर शालिनी की ओर मुड़ा और कहने लगा, तुमने जो कहा है अगर वो सही है तो मर्डर का सीधा शक तुम पर जाता है। तुम बुरी तरह इन सब चीजों में फंस सकती हो। किसी मर्डर से पहले तुम्हें सपना आता है और वह मर्डर अगले ही दिन उसी तरीके से होता है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। अरे मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रही हूँ। वो ऑटो ड्राइवर और डॉक्टर आशुतोष की मौत मैंने अपने सपने में देखी है और उनकी हत्या वैसे ही हुई है। आप लोग मेरा यकीन कीजिए प्लीज, शालिनी ने परेशान होकर कहा। सर, ये बेवजह हम सबका वक्त बर्बाद कर रही है। या तो ये पागल है या फिर पुलिस के साथ कोई मजाक कर रही है। कोई कातिल खुद ये बताने क्यों आएगा
कि खून उसने किया है। वहां खड़े स्टाफ ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। इन दोनों की मौत का सच मेरे सपने से जुड़ा है। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? शालिनी ने चिल्ला कर कहा। तो इंस्पेक्टर राघव को गुस्सा आ गया और उसने टेबल पर हाथ मारकर शालिनी को घूरते हुए कहा, सेट अप। तुम्हें क्या लगता है तुम हवा में कुछ भी बेसर पैर की बातें करोगी और मैं मान लूंगा? पुलिस वालों को और भी बहुत काम होते हैं मैडम, आप यहाँ से जाइए प्लीज। शालिनी रोते हुए वहां से चली गई। राघव को ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने स्टाफ के लोगों से कहा, रात बहुत हो गई है, मैं उसे घर छोड़कर आता हूँ। राघव ने अपनी जीप निकाली और शालिनी के सामने रोककर कहा, सुनो, रात का वक्त है, बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। शालिनी अब तक बुरी तरह थक चुकी थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह राघव के बगल में जाकर बैठ गई। राघव ने जीप आगे बढ़ा दी। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। शालिनी खामोश आंखों से वह सामने देख रही थी। राघव के पूछने पर उसने घर का पता बताया। कुछ देर के बाद जीप आकर घर के सामने रुकी। शालिनी के साथ राघव भी नीचे उतरा तो शालिनी उसके पास आई और कहा, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं सच कह रही हूँ। राघव को न जाने क्यों उससे हमदर्दी होने लगी थी। उसने कहा, कानून ऐसी बातों को नहीं मानता, तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर पुलिस तुम्हारा साथ देती भी है तो मर्डर का शक तुम पर जाएगा और हो सकता है कि तुम्हें सजा हो। ऐसे में तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, इन सबसे दूर रहो। शालिनी की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, ये सपने मुझे फिर डराएंगे सर। जब तक मैं इन सपनों का राज ना जान लूं, मैं चैन से नहीं सो सकती। शालिनी को रोता देखकर राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। अब शालिनी वहां से चली गई और राघव भी अपनी जीप वापस लेकर स्टेशन की ओर चला गया। अब पुलिस स्टेशन आकर राघव शालिनी के बारे में सोचने लगा। राघव ही इन दोनों मर्डर को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कुछ देर के बाद राघव का जूनियर आया और कहा, सर आपको क्या लगता है वह लड़की सच बोल रही थी या फिर झूठ? कोई भी कातिल आकर सीधा सीधा क्यों कहेगा कि खून उसने किया है और फिर उस लड़की को देखकर लगता है कि वो किसी का इतनी बेरहमी से खून नहीं कर सकती। हो ना हो ये लड़की कहीं ना कहीं इस केस में इन्वॉल्व है। कातिल इसे फंसाकर खुद बचना चाहता है। इस लड़के की पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। और हाँ, डॉक्टर आशुतोष के भी, राघव ने कहा और फिर अपने काम में लग गया। आखिर इन केस मर्डर के पीछे कौन था और अचानक कुछ दिनों से शालिनी को ऐसे सपने क्यों आ रहे थे? शालिनी घर होते फिर भी जिसके बारे में सपना आता उसका उसी समय मर्डर हो जाता। इसकी सच्चाई बहुत ही भयानक है, जो कि कहानी के पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद। कहानी के पार्ट 1 में हमने देखा था कि शालिनी को अपने हाथों जिसके मर्डर का सपना आता और उस बंदे का दूसरे ही दिन ठीक सपने की तरह मर्डर हो जाता है। आखिर ये डरावना सच क्या था जिससे आप सभी अभी तक अनजान हो? जब शालिनी घर के अंदर आई उसे देखते ही निधि ने कहा, सुबह से कहाँ गायब है तू? शालिनी, तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? शालिनी, हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। शालिनी फूट फूट कर रोने लगी और जब थोड़ा नॉर्मल हुई तो निधि को सारी बात बता दी। वे सब बातें सुनते हुए निधि की आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे निधि चाहती थी कि ये सब हो। अब ये सुनकर मर्डर का शक निधि पर हो रहा था, लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं। शालिनी की बात खत्म होने के बाद निधि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो जाती हूँ। कल सुबह ही हम पास वाले मंदिर के पंडित जी को घर बुलाएंगे और पूछेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। शालिनी ने निधि की बात मान ली। दोनों ने खाना खाया और शालिनी के कमरे में सोने चली आई। डर के मारे शालिनी को देर रात तक नींद नहीं आई और सुबह के 3 बजे तक वह जाग रही थी। निधि आराम से उसके बगल में लेटी थी। आज घर में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे शालिनी डरे। कुछ देर के बाद शालिनी को नींद आ गई। आज रात उसे कोई सपना नहीं आया। सुबह वह उठी और नहाकर निधि के साथ मंदिर चली आई। उन्होंने पंडित जी से घर चलने की रिक्वेस्ट की। पंडित जी उनके साथ घर चले आए। शालिनी और निधि घर के एक कोने में खड़ी रही। पंडित जी ने अपने हाथों में पवित्र जल लिया और पूरे घर का मुआयना करने के बाद आकर दोनों से कहा, इस घर में एक बुरी आत्मा का साया है और वो आत्मा आज या कल से नहीं
बल्कि पिछले 2 हफ्तों से तुम्हारे साथ इस घर में है। जब ये शालिनी ने सुना तो डर से उसकी आंखें फैल गई। उसने निधि से कहा, देखा मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ है। वो सब मेरा वहम नहीं हो सकता, यह सच था। निधि ने पंडित जी से कहा, अब हम क्या क्या करें पंडित जी? बेटा, वह आत्मा बहुत जिद्दी है और तुमसे यानी कि शालिनी से कुछ चाहती है। बेहतर होगा कि तुम ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। तुम्हारी रक्षा के लिए ये धागा तुम्हारे हाथ पर बांध देती हूँ। महादेव तुम्हारी रक्षा करे। कहते हुए पंडित जी ने एक धागा शालिनी की कलाई पर बांध दिया और कहा, और वहां से चले गए। उनके जाते ही निधि के होठों पर एक रहस्य में मुस्कान तैर गई और उसने शालिनी से कहा, शालिनी मेरी मानो तो हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी अपने घर चले जाओ। ये जगह अब हमारे रहने के लिए सही नहीं है। अरे निधि, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं इन सब राज्यों के बारे में पता ना लगा लूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो बुरी आत्मा मुझसे क्या चाहती है, मेरा उससे क्या रिश्ता है, वो मुझे परेशान क्यों कर रही है, ये जाने बिना मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। कहते हुए शालिनी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। निधि के होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई और वह वहां से चली गई। शालिनी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर बुझी आंखें बाहर देखने लगी। बाहर मौसम खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और शालिनी बस एकटक सामने वाले खाली पड़े मैदान को देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। शालिनी को अब इस राज के बारे में जानना था। शाम को निधि अपने कोचिंग से लौटी तो उसने देखा शालिनी पौधों में पानी दे रही थी। वह शालिनी को देखकर मुस्कुराई और अंदर चली आई। शालिनी पौधों में पानी देती रही। कुछ देर के बाद निधि के चिल्लाने की आवाज आई। शालिनी जल्दी से अंदर आई तो देखा निधि अपनी कलाई पकड़े चिल्ला रही थी। उसके हाथ से खून बह रहा था। शालिनी ने जल्दी से वहां पड़ा कपड़ा निधि के हाथ पर लपेटते हुए कहा, ये सब कैसे हुए? शालिनी, ये चाकू अपने आप हवा में लहरा रहा था और फिर मेरे हाथ में आ लगा। किसी की आवाज आई कि वो सबको मार देगी, निधि ने रोते हुए कहा। निधि की बात सुनकर शालिनी अंदर ही अंदर घबरा गई और निधि को लेकर वहां बाहर आई। शालिनी ने उसके हाथ की ड्रेसिंग की और फिर अपनी कलाई पर बंधा धागा खोलकर निधि के हाथ पर बांधते हुए कहा, मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है निधि, मुझे तो इस डर की आदत हो चुकी है। शालिनी निधि के हाथ पर वो धागा बांधकर बाहर चली गई और निधि एक बार फिर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। रात के खाने के बाद शालिनी अपने कमरे में आई। उसने अश्विनी को फोन मिलाया, लेकिन अश्विनी का फोन बिजी आ रहा था। शालिनी ने फोन रखा और सोने चली गई। जल्दी ही उसे नींद आ गई थी। रात के 3 बजे एक 26-27 साल का लड़का रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतरता है। रात का गहरा सन्नाटा और उस पर पूरा स्टेशन खाली। बस एक दुकान थी जो कि खुली थी। एक आदमी उस पर बैठा ऊँघ रहा था। लड़का दुकान पर आया और पानी की बोतल लेकर पीछे मुड़ा तो शालिनी से टकरा गया। खुले बाल, आंखों में गुस्सा और चेहरे खोप लिए शालिनी उस लड़के को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। एक पल को लड़का भी उसे देखकर डर गया और फिर साइड से निकल कर चला गया। लड़का स्टेशन से बाहर आया तो बाहर कोई ऑटो नहीं मिला। लड़का वहां खड़ा इंतजार कर ही रहा था कि शालिनी वहां आई और कहा, कहाँ जाओगे? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? लड़के ने हैरानी से कहा, इतनी रात में यहाँ कोई ऑटो नहीं मिलेगा। पास ही में मेरा घर है, तुम चाहो तो वहां चल सकते हो। शालिनी ने लड़के को घूरते हुए कहा। लड़के ने शालिनी को देखा। वह उसके रूप पर मोहित हुए बिना नाराज का आओ कहकर शालिनी आगे बढ़ गई और लड़का खुश होकर उसके पीछे चला आया। शालिनी कुछ ही दूर बने शालिनी कमरे में उसे लेकर आई और दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर लड़के ने अपना बैग साइड में रखा। तभी शालिनी बोलती है, रुको, पहले तुम्हारी मेहमानबाजी करती हूँ। ये कहते हुए शालिनी ने सामने नीचे रखी शराब की बोतल और लड़के के सामने लहरा कर कहा, आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। शालिनी की ऐसी बातें सुनकर लड़का खुशी से फूली नहीं समाया और तुरंत ही वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। शालिनी आकर उसकी गोद में बैठ गई और बोतल का ढक्कन हटाकर लड़के के मुंह से लगा दिया। लड़का शालिनी की आंखों में देखते हुए पीने लगा। उसने थोड़ा ही पिया था कि उसका गला जलने लगा। उसने मुंह हटाना चाहा, लेकिन तब तक शालिनी बोतल के आगे का खोल उसके मुंह में फंसा दिया। सांस के साथ शराब लड़के के गले से नीचे उतर रही थी। उसका दम घुटने लगा। लड़का छटपटाने लगा, लेकिन शालिनी ने उस बोतल को नहीं हटाया और कुछ देर के बाद
सांस ना ले पाने की वजह से लड़का मर गया। उसकी आंखें बाहर आ गई और जबान बाहर लटकने लगी। शालिनी वहां से उठकर और बाहर चली आई और पटरियों पर चलने लगी। पटरियों पर चलते हुए सामने से आती ट्रेन से जैसे टकराई, शालिनी की आंखें खुल गई। पसीने से तरबतर वह बिस्तर पर बैठी हाँफ रही थी। उसने देखा गिलास में पानी नहीं है। वह उठी और किचन में पानी लेने चली आई। पानी लेकर किचन की लाइट बंद की और जाने लगी तो लाइट फिर जल उठी। शालिनी ने लाइट वापस बंद की। इस बार झप झप करके ट्यूबलाइट फट गई। शालिनी की आंखें डर के सामने लगा। वह कदम पीछे बढ़ाने लगी तो किसी ने पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ा और जमीन से ऊपर उठा दिया। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली। शालिनी के कानों में एक दर्द भरी आवाज पड़ी जो कि किसी लड़की की थी। तुम किसी को नहीं बचा पाएगी, सबकी मौत तय है। शालिनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सामने दीवार की ओर फेंका। शालिनी का सर दीवार से जा टकराया और उसके सर से खून बहने लगा। खुद को संभालने खुद को संभाले शालिनी अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। अपना सर पकड़े वह शीशे के सामने आई और कॉटन से जख्म साफ करने लगी। कुछ देर के बाद शालिनी ने शीशे में देखा। उसे उसका अक्स नजर आ रहा था लेकिन कोई हरकत नहीं। शालिनी के एक्सप्रेशन भी नजर नहीं आ रहे थे। उसका अक्स किसी तस्वीर के जैसे शीशे में दिखाई दे रहा था। शालिनी थोड़ा शीशे के करीब आई और गौर से देखा। इतने में शीशे से निकलकर एक हाथ बाहर आया जिसने शालिनी की गर्दन को दबोच ली। शालिनी दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सामने शीशे में दिखता उसी अक्स पर उस पर हंसने लगा। शालिनी अब इस डर की आदत हो चुकी थी। उसने सपने में जिस लड़के को देखा था, शालिनी उसे नहीं जानती थी लेकिन उसे बचाना शालिनी को जरूरी लगने लगा था। शायद उसे बचाकर वह इस सच्चाई का पता लगा सके। सुबह होते ही शालिनी पुलिस स्टेशन पहुंची। राघव उसे वहीं मिल गया। शालिनी उसके पास आई और कहने लगी, सर सर उसे बचा लीजिए, वो उसे मार देगी सर। मैंने कल रात फिर किसी की मौत देखी। राघव कुछ समझ पाता इससे पहले ही वहां रखा फोन बजा। राघव के राघव ने साथ वाले इंस्पेक्टर जतीन से फोन उठाने को कहा। फोन उठाते ही जतीन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने फोन राघव की ओर बढ़ाकर कहा, सर रेलवे स्टेशन के बगल में बने एक कमरे में किसी लड़के की लाश मिली है। वोट कहते हुए राघव ने फोन कान से लगाया। उधर से किसी ने कुछ कहा और राघव ने रखते हुए जतीन से कहा शहर में ये क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। अब तक ऐसे 3 केस सामने आ चुके हैं। जितिन गाड़ी निकालो, हमें स्टेशन पहुंचना है। राघव ने एक नजर शालिनी को देखा और जैसे आगे बढ़ा, शालिनी ने अपनी सर्द आवाज में कहा, उस लड़के की मौत सांस रुकने से हुई है। किसी ने उसके मुंह में शराब की बोतल फंसा दी और दम घुटने की वजह से वह मर गया। राघव ने जैसे ही सुना, हैरानी से पलटकर शालिनी को देखा। शालिनी उसके पास आई और कहा, फोन पर किसी ने आपसे यही कहा ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? राघव ने कहा, कल से मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ सर। इन सब मौतों को मैं अपने सपनों में पहले ही देख चुकी हूँ और ये नहीं रुकने वाला है, शालिनी ने कहा। तो राघव सोच में पड़ गया। वह शालिनी पर यकीन करे या ना करे, उसे खामोश देखकर शालिनी ने गुस्से से कहा, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कोई रूह है जो मुझसे ये सब करवा रही है। ये सब मर्डर मैंने अपने सपने में देखे और कातिल कोई और नहीं, खुद मैं ही हूँ। मेरा यकीन करो। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मुझे जानना है कि वो मुझसे क्या चाहती है। शालिनी कहते कहते रोने लगी। राघव से उसका रोना देखा नहीं गया लेकिन वह शालिनी को इन सब में फंसाना नहीं चाहता था। अब राघव ने शालिनी के पास आकर कहा, अगर यही सच है तो ठीक है, हवलदार बंद कर दो इसे हवालात में। यहाँ से बाहर तुम नहीं जा पाओगे और ना ही किसी का खून कर पाओगे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये राज क्या है। राघव के कहने पर हवलदार उसे हवालात में बंद कर देता है। शालिनी को लगता है कि यहाँ वह सेफ है। वह एक कोने में दुबक कर बैठ जाती है। राघव वहां से निकल जाता है। रास्ते भर वह शालिनी के बारे में सोचता रहता है। कहीं ना कहीं शालिनी की बातों में उसे सच्चाई नजर आ रही थी। राघव स्टेशन आकर राघव ने छानबीन शुरू कर दी लेकिन कोई भी सबूत उसके हाथ नहीं लगा।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब कमिश्नर ने सबके लिए मीटिंग रखी और शहर में हो रही इन हत्याओं के बारे में चर्चा की, लेकिन पुलिस के पास ना कोई सबूत ना होने की वजह से केस वहीं अटके थे। साथ ही इन चीजों साथ ही इन तीनों हत्याओं का आपस में भी कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। कमिश्नर ने सारी जिम्मेदारी राघव पर डाल दी और जल्द से जल्द इसे सॉल्व करने को कहा। शाम को राघव वापस पुलिस स्टेशन चला आया। उसने देखा शालिनी सो रही थी। उसने हवलदार को अपने पास बुलाया और कहा, ये तब से यही है? तो हवलदार ने कहा, हाँ सर। इसने कुछ खाया? राघव ने सोई हुई शालिनी को देखकर कहा, नहीं सर, खाना दिया लेकिन इसने मना कर दिया। कहा कि इसे आपसे बात करनी है, लेकिन आप अब आए हैं और ये सो गई। हवलदार ने कहा। तो राघव ने हवलदार से कहा, शालिनी को अपने केबिन में लाने को कहो, साथ में चाय बिस्किट भी लाने को कहो। शालिनी राघव के केबिन में आई। उस वक्त राघव अकेला था। उसने शालिनी को अपने सामने खाली पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। शालिनी बैठ गई। राघव ने शालिनी से सब शुरू से बताने को कहा। शालिनी ने ऑफिस के पहले दिन से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके साथ घटा सब राघव को बता दिया। इस बीच राघव के चेहरे पर कई भाव आए और गए। सारी बातें बताने के बाद शालिनी ने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है सर। पिछले एक हफ्ते से मैं इस डर के बीच जी रही हूँ। मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मरने से पहले मैं सच जानना चाहती हूँ सर। शालिनी की आंखों में आंसू देखकर राघव का कठोर दिल भी पिघल गया। उसने शालिनी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, डोंट वरी, पुलिस आपके साथ है। अब हवलदार चाय बिस्किट लेकर चला गया। अब हवलदार चाय बिस्किट रखकर चला गया। राघव ने शालिनी को खाने के लिए कहा। शालिनी ने बिस्किट नहीं खाए, बस चाय पी। और तब तक राघव उसके चेहरे पर आते जाते बहावों को देखता रहा। उसने जतीन से कहा, शालिनी को घर छुड़वा दिया जाए और खुद पुलिस स्टेशन में बैठकर इन तीनों हत्याओं के बारे में शुरू से स्टडी करने लगा। अब सुबह के 4 बजे तक राघव काम में लगा रहा और फिर घर चला गया। सुबह 10 बजे तक जब राघव आया तो उसने देखा सारा स्टाफ बाहर खड़ा है। किसी अनहोनी के भय से राघव अंदर आया तो अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस हवलदार को सुबह वह पुलिस स्टेशन छोड़कर गया था, उसका खून से सना शरीर बेंच पर पड़ा था और उसके दोनों हाथों में उसी का सर था, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां बाहर लटक रही थी। जैसे वह उस लाश के पास आया, राघव की आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गई। बेंच पर खून से लिखा हुआ था, हु इज नेक्स्ट। अब राघव का सर घूमने लगा। वह बाहर आया और उसने जतीन से हवलदार की बॉडी को हॉस्पिटल भेजने को कहा और खुद अकेले ही जीप लेकर वहां से निकल गया। और उधर शालिनी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अश्विनी ने रोते हुए शालिनी को समझाते हुए कहा। अश्विनी, यहाँ कुछ है, कुछ तो है जो मुझसे जुड़ा है, शालिनी ने रोते हुए कहा। अरे शालिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ओवर थिंकिंग करके तुमने अपने आसपास एक अलग ही दुनिया बना ली है, अश्विनी ने कहा। अश्विनी, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वो डर मैंने महसूस किया है। ये देखो, मेरे सर पर चोट का निशान, ये उसी रात मेरे सर पर लगा था। उस आत्मा ने मारा है मुझे, शालिनी ने कहा। शालिनी, इनफ इज इनफ। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। पागलों जैसे बिहेव करना बंद करो, अश्विनी ने उसे झंझोर कर कहा। हाँ हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। हाँ हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। रोज रोज मैं जिस नर्क से गुजर रही हूँ उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें, शालिनी दर्द और गुस्से से चिल्ला उठी। अश्विनी उसके पास आया और कहा, तुम चलो यहाँ से मेरे साथ, तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ अश्विनी, मैंने भी इससे यही कहा कि यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ रहकर पता नहीं ये क्या क्या सोचती रहती है, निधि ने कहा, जो काफी देर से उन दोनों की बहस सुन रही थी। शालिनी को छोड़कर अश्विनी निधि के पास आया और कहा, निधि तुम बताओ, क्या तुमने कभी कुछ अजीब देखा है यहाँ? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। इनफैक्ट शालिनी हर रोज अपने दिमाग में नई नई कहानियां बनाकर मुझे सुनाती है, निधि ने कहा। तो शालिनी उसके पास गई और कहा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे सामने पंडित जी ने कहा था कि इस घर में आत्मा है और तुम्हारा हाथ भी तो कटा था।
उस दिन उसी आत्मा ने दिखाओ अपना हाथ, मैंने ही तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांधी थी। निधि ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उन पर कोई चोट के निशान नहीं थे, ना ही कोई पट्टी थी। ये देखकर शालिनी हैरान थी। उसने अश्विनी की ओर देखा तो अश्विनी ने कहा, बस बहुत हो गया है तुम्हारा नाटक शालिनी, तुम अभी के अभी अपने घर जाओगे। अश्विनी, कम से कम तुम तो मेरा भरोसा करो, मैं सच बोल रही हूँ। इस घर में रूह है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। इन सपनों के जरिए अब तक 3 मौतें हो चुकी है और चौथी मौत होने वाली है। शालिनी ने डरी हुई आवाज में कहा, अरे होने वाली है नहीं, बल्कि हो चुकी है। दरवाजे से अंदर आते इंस्पेक्टर राघव ने कहा। उन्हें वहां देखकर शालिनी उनके पास आई और कहने लगी, सर आप तो मुझ पर भरोसा करते हैं ना? सर, कल रात मेरे सपने में किसी पुलिस वाले की मौत हुई थी। सर, मैंने अपने ही हाथों से उसका सर धड़ से अलग कर दिया सर। कहते हुए शालिनी अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा कर रोने लगी। इंस्पेक्टर राघव ने उसे संभाला तो अश्विनी ने राघव को दूर करते हुए कहा, डोंट टच हर। तुम सब लोगों ने मिलकर ही इसे ऐसा बना दिया है। आप कौन है? राघव ने अश्विनी से पूछा। अश्विनी मेहरा, शालिनी का बॉयफ्रेंड। देखो इंस्पेक्टर, शालिनी बीमार है और डॉक्टर आशुतोष उसका इलाज कर रहे हैं, अश्विनी ने कहा। अरे अश्विनी, डॉक्टर आशुतोष का कुछ दिन पहले उनके ही क्लिनिक में मर्डर हो चुका है, राघव ने कहा। व्हाट? लेकिन कैसे? कुछ दिन पहले ही मैं उसने अश्विनी के साथ मिला था, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? आशुतोष मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ ये सब, अश्विनी ने कहा। आपको नहीं पता, मतलब आप थे कहाँ? राघव ने सीधा सवाल किया। सर, मैं बाहर गया हुआ था, आज सुबह ही आया हूँ और सीधा शालिनी से मिलने चला आया, अश्विनी ने कहा। मिस्टर अश्विनी, आपको हमारे साथ इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। और हाँ, मैडम आपको भी। चलिए, राघव ने कहा। सर, लेकिन हम लोग क्यों? निधि ने कहा। शालिनी इन चारों मर्डर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ऐसे में शालिनी के साथ आप रहती है और मिस्टर अश्विनी, आपका डॉक्टर आशुतोष से संबंध था। बस इसी सिलसिले में आपसे कुछ सवाल करने हैं। आई होप कि आप दोनों को कोई एतराज नहीं होगा। राघव ने शक भरी नजरें दोनों पर डालते हुए कहा। श्योर सर, अश्विनी ने कहा। राघव शालिनी, निधि और अश्विनी के साथ पुलिस स्टेशन चला आया। राघव ने दोनों से अलग अलग पूछताछ करी, लेकिन दोनों की बातों में कहीं भी पता नहीं लगा कि इन दोनों का इन 4 मर्डर से कोई कनेक्शन था। दोपहर के बाद राघव ने अश्विनी और निधि को घर जाने को कहा। अश्विनी शालिनी को भी अपने साथ लेकर निकल गया। राघव सोच में डूबा अपने सर को दबाने लगा। उस कातिल ने उसकी और पूरे शहर की रातों की नींद उड़ा दी है। दिन निकलते जा रहे थे, लेकिन राघव के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था। शालिनी उसी घर में हर रोज डर का सामना कर रही थी। अश्विनी शालिनी को लेकर परेशान था, साथ ही आशुतोष की मौत भी उसे हैरानी में डाले हुए थी। कैसा क्या हुआ था? एक शाम अश्विनी के पास इंस्पेक्टर का फोन आया। उसने अश्विनी को शालिनी और निधि के साथ पुलिस स्टेशन बुलाया। तीनों पुलिस स्टेशन आए। राघव ने उन्हें इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठाया और खुद अपने 3 इंस्पेक्टर के साथ वहां आया। सबसे पहले उसने शालिनी की ओर देखा और बोलना शुरू किया। मिस शालिनी, पुलिस को अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने। वो सारे खून तुमने ही किए थे और पुलिस को भ्रमित करने के लिए सपनों की झूठी कहानी बनाई। तुम्हें क्या लगा पुलिस तुम तक पहुंच नहीं पाएगी? जिस दिन आशुतोष का मर्डर हुआ था, उस सुबह तुम उसके क्लिनिक क्या करने गई थी? तुमने बेरहमी से उसका कत्ल किया और वहां से चुपचाप निकल गई। तुम जानती थी क्लिनिक में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और तुम इस वारदात को अच्छे से अंजाम दे पाओगे। बोलो, क्यों मारा तुमने आशुतोष को? अश्विनी ने सुना तो हैरानी से शालिनी को देखने लगा। शालिनी ने राघव की ओर देखा और कहा, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि मेरे सपने में मैंने उसे मारा था। उसे जान का खतरा है, यही बताने मैं उस दिन उसके क्लिनिक गई थी। लेकिन तुम सबकी तरह उसने भी मेरा यकीन नहीं किया और मारा गया। शालिनी की बात सुनकर राघव मुस्कुराया और अश्विनी की ओर पलट कर कहा, सो मिस्टर अश्विनी, तुमने कहा कि तुम शहर से बाहर गए थे, जबकि ऐसा नहीं था। तुमने आने जाने के टिकट्स तो बुक करवाए थे, लेकिन तुम कहीं गए भी नहीं।
और उस रात तुमने रेलवे स्टेशन पर उस लड़के को मार डाला। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने किसी को नहीं मारा। अश्विनी घबरा गया, उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मरने वाले के हाथ में आपकी घड़ी क्या कर रही थी? ये घड़ी तुम्हारी है ना अश्विनी? राघव ने घड़ी उसके सामने रखते हुए कहा। अश्विनी ने अपनी घड़ी देखी तो उसे उठाया और कहा, हाँ ये मेरी है, लेकिन ये घड़ी तो मैंने कुछ महीनों पहले अपने दोस्त विजेश को दी थी। ये आपके पास कैसे आई? क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जिस लड़के का मर्डर हुआ था वह कोई और नहीं विजेश ही था। राघव ने कहा, व्हाट इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है? और मैंने विजेश को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। अश्विनी रो पड़ा तो राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स, मैं जानता हूँ दोनों ही मर्डर तुमने और शालिनी ने नहीं किए हैं, बल्कि किसी और ने किए हैं। कहते हुए राघव ने जैसे ही निधि की ओर देखा, निधि के माथे से पसीने की बूंदें झलकने लगी। लेकिन दोस्तों, कहानी बंद मत करना, असली कातिल तो अब तक सामने नहीं आया है। 10 मिनट के बाद में सामने आएगा। राघव उसके सामने आया और कहने लगा, क्यों मिस निधि, मैं सही कह रहा हूँ ना, मैंने ये खून नहीं किए हैं? निधि ने घबराते हुए कहा, अ, लेकिन मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं है कि खून किसने किया है। खैर, ये एक लंबी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। अब आगे की कहानी निधि बताएगी। राघव ने कहा तो शालिनी और अश्विनी के साथ बाकी स्टाफ भी राघव को देखने लगा। राघव ने बोलना शुरू किया, पहली बार जब शालिनी ने मुझे मर्डर के बारे में बताया था तो मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी कातिल अपना जुर्म खुद से कबूल नहीं करेगा। लेकिन जब मैं इसे छोड़ने इसके घर गया तब वहां मैंने एक अजीब चीज देखी। निधि खिड़की पर खड़ी हम दोनों की बातें सुन रही थी, और जैसे ही मैंने खिड़की की ओर देखा वह साइड हो गई। मुझे शक हुआ, लेकिन उस वक्त शालिनी डरी हुई थी और मैं उसे और डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैं वहां से निकल गया। स्टेशन आकर मैंने शालिनी के साथ साथ निधि की भी पूरी डिटेल्स निकलवाई और मुझे पता चला कि इन मोहतरमा को काला जादू करने में महारत हासिल है। इन्हें इनके कॉलेज हॉस्टल में इसी वजह से निकाला गया था, क्योंकि ये वहां पर सबको डराती थी और खुद को पहुंची हुई तांत्रिक बताती थी। निधि के बारे में पता चलने पर मैंने इस पर नजर रखना शुरू किया और उससे बहुत कुछ मेरे सामने आया। तुम सबको बिना बताए मैं एक रात तुम्हारे घर आ गया और वहां से मुझे वो मिला जिसने निधि को लेकर मेरे शक को यकीन में बदल दिया। कहते हुए राघव ने नीचे पड़ा डिब्बा उठाया और उसमें रखा सामान टेबल पर रखकर उन चीजों को देखकर निधि के चेहरे के भाव बदलने लगे, लेकिन वह खामोश बैठी रही। राघव ने टेबल पर सारा सामान रखा, जिसमें खून से सना खंजर, सर्जिकल ब्लेड, काले पत्थर, हड्डियों के टुकड़े, काला कपड़ा, एक मोटी काले मंत्रों की किताब, सफेद कपड़ों से बने 5 पुतले, लेकिन सब अलग अलग थे, और उनमें से एक पुतले के मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। शालिनी ने ये सब देखा तो डरकर अश्विनी से चिपक गई। अश्विनी भी ये सब देखकर हैरान था। राघव ने एक पुतले को उठाया, उसके गले से लेकर पेट तक कट कट कटा हुआ था। उसे दिखाते हुए राघव ने कहा, ये पुतला उस ऑटो ड्राइवर का पुतला था जिस पर काला जादू करके निधि ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। निधि ने सुना तो वह कांपने लगी और उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमने लगी। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगी। शालिनी और अश्विनी ने सुना, उन दोनों की आंखों में भी डर साफ नजर आ रहा था। राघव ने उसे साइड फेंका और दूसरा पुतला उठाकर कहा, ये पुतला डॉक्टर आशुतोष का है। इसके हाथों और पैरों में जो किल चुभी है, इस बात का सबूत है कि इस पुतले पर कालू जादू करके उन्हें मार दिया। ये तीसरा पुतला है तुम्हारे दोस्त विजेश का, जिसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। ये चौथा पुतला है हवलदार का, और उसे भी निधि ने अपने काले जादू का शिकार बना लिया। पांचवी मौत होने से पहले ही इसका खेल मुझे समझ में आ गया, और अब इसने ऐसा क्यों किया ये खुद ही बताएगी। बोलो निधि, क्यों किया ये सब? क्यों ली तुमने इन चारों की जान? बोलो। निधि ने राघव को देखा और बड़ी ही रहस्यमय मुस्कान के साथ वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाँ करती हूँ मैं काला जादू, और इस काले जादू में मैं अश्विनी को पाना चाहती थी। निधि के मुंह से अश्विनी का नाम सुनकर शालिनी और अश्विनी दोनों ने उसे हैरानी से देखा। हाँ अश्विनी, पहले दिन से मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ।
जो भी मुझे पसंद आए वो किसी और का हो गया, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैंने शालिनी पर काला जादू करना शुरू कर दिया। उसके खाने में जानवरों का मांस और खून मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसकी आत्मा मेरे जादू के संपर्क में आने लगी और मैंने अजीब अजीब घटनाएं करके उसे डराना शुरू कर दिया। उन सब मर्डर की कहानी बनाकर मैंने इसके सपने से जोड़ना शुरू कर दिया। वो सब काला जादू था और ये उसे सपना समझकर तो कभी हकीकत समझकर डरने लगी। मुझे लगा कि ये घर छोड़कर चली जाएगी और उसके बाद मैं अश्विनी को पाल लूंगी। लेकिन ये जिद्दी लड़की वहां से नहीं गई। उसके हाथ में बंधे धागे की वजह से मेरी काली विद्या इस पर काम नहीं कर रही थी। उस घर में रूहे का साया था। ये यकीन दिलाने के लिए मुझे अपने हाथ को काटने का नाटक करना पड़ा। इसने मान लिया और वह धागा मुझे दे दिया। मुझे 5 लोगों की मौत की झूठी कहानी बनाकर इन पुतलों को उनके खून से नहलाना था और उसके बाद अश्विनी हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाता। लेकिन राघव, तुमने मेरी खुशियां देखी नहीं गई और तुमने मेरा सच सबके सामने ला दिया। लेकिन इस शालिनी को मैं नहीं छोड़ूंगी, कहते हुए निधि शालिनी का गला पकड़ लिया और खा जाने वाली नजरों से उसे घूरती रही। राघव और अश्विनी निधि के हाथों उसका गला छुड़वाते हैं और उसे कस्टडी में लेकर निधि से कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। निधि कानून, जादू टोना और अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता, ना ही ऐसी बातों को मानता है। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं किसी इनोसेंट को सजा होने नहीं दे सकता। एक लड़की का प्यार एक लड़के का प्यार पाने के लिए तुमने 4 लोगों की जान ले ली। शर्म नहीं आई? मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन करो। मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैंने सिर्फ शालिनी पर जादू किया था, लेकिन किसी का खून नहीं किया, निधि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन राघव ने उसकी एक नहीं सुनी और जतिन को ऑर्डर दिया कि निधि को वहां से ले जाए। जतिन निधि को अरेस्ट करके वहां से ले गया। राघव अश्विनी और शालिनी के पास आया। शालिनी की आंखों में डर अभी भी समाया हुआ था। उसे देखकर राघव कहने लगा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो शालिनी। तुम्हारी वजह से मैं ये केस सॉल्व कर पाया। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बोलकर तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती हो। कोशिश करूंगा कि निधि से और जानकारी निकलवा सकूं और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सकूं। सर, ये आखिरी मौत किसकी होनी थी? शालिनी ने कहा। छोड़ो ना शालिनी, ये सब जानकर क्या करोगी? ये सब काला जादू निधि कर रही थी और ये सब मौतें हो रही थी। अब जब वो जेल के अंदर है तो कुछ नहीं कर पाएगी, अश्विनी ने जल्दी में कहा। राघव ने एक नजर अश्विनी को देखा और फिर शालिनी की ओर देखकर कहा, ये सही कह रहा है। तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखना। राघव की आंखों में शालिनी को अपने लिए अपनापन और लगाव साफ नजर आ रहा था। थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम सॉरी, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, अश्विनी ने राघव से हाथ मिलाकर कहा। तो राघव मुस्कुरा दिया। अश्विनी शालिनी के साथ घर चला आया। उस घर से शालिनी का सामान लिया और उसे लेकर अपने फार्म हाउस चला आया, जो कि शालिनी के ऑफिस वाले रास्ते में था। जैसे जैसे रात हो रही थी, शालिनी का दिल बैठा जा रहा था। हर रात आने वाले उन खौफनाक सपनों से शालिनी इतना टूट चुकी थी कि अब सोना ही नहीं चाहती। उसके दिमाग में अभी भी उस आखिरी पुतला का ख्याल चल रहा था। उसने अश्विनी से कहा, अश्विनी, वो सपने मुझे फिर आएंगे। मैं हूं ना शालिनी, मैं आज के बाद एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अश्विनी ने शालिनी को अपनी बाहों में लिया और सो गया। रात भर शालिनी किसी मासूम से बच्चे जैसी उसकी बाहों में सोई हुई थी। सुबह शालिनी देर से उठी और देखा अश्विनी उसके लिए कॉफी लेकर आया है। वह मुस्कुरा दी। उन बुरे सपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। शालिनी ने जैसे ही कॉफी खत्म की, अश्विनी ने उसे एक बॉक्स देकर कहा, इसे पहन लो, हम लोग शादी करने जा रहे हैं। शालिनी ने सुना तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और वह अश्विनी के गले लग गई। उधर राघव ने निधि से उन मर्डर का सच जानने की कोशिश की, लेकिन निधि ने कुछ नहीं बताया। वह बस एक ही बात बोलती रही कि मर्डर उसने नहीं किया। तैयार होकर शालिनी ने खुद को आईने में देखा। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। बाहर अश्विनी उसका इंतजार कर रहा था। शालिनी कमरे से बाहर चली आई और उसके पीछे से आईने पर खून से अपने आप लिखता चला गया। शालिनी के साथ अश्विनी कोर्ट पहुंच गया। कास्ट होने की वजह से दोनों के घर वाले नहीं मानते, इसलिए अश्विनी ने
शालिनी से कोर्ट मैरिज कर ले। दोपहर में अपने दोनों दोस्तों के सामने दोनों ने पेपर पर सिग्नेचर किए और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। अश्विनी ने सबको एक शानदार पार्टी दी और शाम को शालिनी के साथ हंसता मुस्कुराता घर चला आया। घर आकर अश्विनी नहाने चली गई और शालिनी भी कपड़े चेंज करने लगी। अश्विनी बाहर आया और सो गया। सुबह के 3 बजे शालिनी की आंख खुली। उसने देखा कि अश्विनी वहां नहीं है। शालिनी उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर आई, लेकिन अश्विनी उसे कहीं नहीं दिखा। शालिनी घबराई हुई सी वापस कमरे में आई। जैसे ही उसके सामने गई, उसका खून जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने पंखे से बंधे दुपट्टे पर अश्विनी की लाश झूल रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और जबान बाहर लटक रही थी। अचानक से वह लाश नीचे आ गिरी और शालिनी जोर से चिल्लाई। सामने दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, साहिबा। और कुछ देर के बाद खून बहकर दीवार पर रिसने लगा। शालिनी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके बालों को हवा में किसी ने पकड़ा। वह घसीटते हुए अपने आप पीछे जाने लगी। उस शालिनी की चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उस अदृश्य ताकत ने शालिनी को एक सुनसान सड़क पर ला पटका। शालिनी के मुंह से खून बहने लगा। वह उठी। उसने देखा ये वही सुनसान रास्ता था जो उसके ऑफिस के रास्ते में पड़ता था। शालिनी ने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। उसने रोते हुए चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? आखिर क्या चाहते हो मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सामने कोई नहीं आती। सामने क्यों नहीं आती हो तुम? शालिनी की चीखें इतनी दर्द भरी थी कि किसी का भी कलेजा चीर दे। कुछ देर के बाद एक साया उसके सामने आया और कहने लगा, जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं? तो सुनो साहिबा, मेरा नाम नाम है मेरा। कहते हुए उस साये ने हवा में हाथ उठाया और शालिनी के सामने एक फिल्म से चलने लगी। 1 साल पहले इंदौर कॉलेज का आखिरी साल, सुबह 10 बजे का समय। आई लव यू। अश्विनी ने गुलाब का फूल साहिबा की ओर बढ़ाकर कहा, सॉरी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। हम दोनों साथ में पढ़ते हैं और दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं है। साहिबा ने अश्विनी के प्रपोजल को ठुकराते हुए कहा और जाने लगी तो अश्विनी एकदम से उसके सामने आ गया और कहने लगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जाता अश्विनी। तुम अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हो, साहिबा ने कहा और जाने लगी। इस बार अश्विनी ने सबके सामने साहिबा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, तुम ऐसे सबके सामने मेरा प्यार ठुकरा कर नहीं जा सकते साहिबा। तुम्हारे पीछे कितने चक्कर लगाए मैंने, 2 साल लगा दिए तुमने सिर्फ मेरा दोस्त बनने में, और तुम मेरे प्यार को ठुकरा कर जा रही हो। अश्विनी की बातें सुनकर साहिबा को गुस्सा आ गया। उसने देखा आसपास लोग जमा हो गए। उसने अपने गुस्से को काबू में रखकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो अश्विनी। साहिबा की बात सुनकर अश्विनी ने उसकी कलाई को और मजबूती से पकड़ लिया और साहिबा को घूरते हुए कहा, आखिर किस बात का इतना घमंड है तुम में साहिबा? कॉलेज की हर लड़की मुझ पर मरती है, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम हो कि भाव खा रही हो। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। स्टॉक। एक तेज तर्कदार थप्पड़ साहिबा ने अश्विनी के गाल पर रसे दिया और कहा, तुम जैसे घटिया लड़के से प्यार करने की गलती मैं तो कोई भी शरीफ लड़की नहीं करेगी। प्यार शब्द का मजाक बना कर रखा है तुमने, और अपनी ये 2 टके की धमकी किसी और को देना। आइंदा से अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की या मुझसे बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिबा गुस्से में दनदनाते हुए वहां से चली गई। भीड़ में खड़ा अश्विनी काफी अपमानित महसूस कर रहा था। उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे और अश्विनी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया। साहिबा ने सबके सामने अश्विनी को जो थप्पड़ मारा उसे अश्विनी भूल नहीं पाया, और कॉलेज में सबके सामने होते हुए इस अपमान का बदला अब उसे साहिबा से लेना था। साहिबा के चले जाने के बाद अश्विनी कैंटीन में आकर बैठ गया। उसके दोस्त भी उसके साथ चले आए और बैठते हुए उनमें से एक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, छोड़ो ना यार, उस साहिबा से अच्छी लड़कियां तेरे पीछे पागल है, भूल जा उसे। नहीं यार, उसने आज जो भी किया है
उसे मैं जिंदगी भर नहीं बोल सकता। इस बेइज्जती का बदला मैं उसे ज़रूर लूँगा, छोड़ूँगा नहीं मैं उसे। अश्विनी ने टेबल पर रखा गिलास फेंकते हुए गुस्से में कहा, अरे यार जाने दे, अश्विनी लड़की है। दूसरे दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, एक लड़की मुझे थप्पड़ मारकर चली गई, उसे तो एक दिन मैं उसकी औकात दिखाकर रहूंगा। कहते हुए अश्विनी गुस्से में वहां से उठकर चला गया। शालिनी बड़े ध्यान से सब देख रही थी। उस पिक्चर में अश्विनी को देखकर शालिनी हैरान थी और एकदम से वह सब गायब हो गया और वहां खड़ा वह साया बोलने लगा। मैं वो सब भूल चुकी थी, लेकिन 1 साल के बाद जब मैं ऑफिस से अपने घर जा रही थी, ऑटो वाला जानबूझकर मुझे इस रास्ते पर लेकर आया और यहाँ छोड़ दिया। मेरे सामने अश्विनी खड़ा था। उसने उसके 2 दोस्तों के साथ मैंने ऑटो वालों से वापस चलने को कहा, लेकिन वह भी अश्विनी के साथ मिला हुआ था। उसने अश्विनी से पैसे लिए और वहां से चला गया। उन लोगों ने मुझे पकड़ा और घसीटते हुए सड़क के उस पार ले गया। मैंने उनसे भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मुझ पर कोई रहम नहीं किया और तीनों ने मुझे भेड़ियों की तरह नोच डाला। मेरी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। इस पर भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो उनमें से एक ने मेरे मुंह में शराब की बोतल घोंस दी। उस शराब से मेरा दम घुटने लगा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उसे साइड किया। वह लड़का बोतल के साथ दूर जा गिरा। अश्विनी ने मेरे ही दुपट्टे को मेरे गले में डालकर मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। उस वक्त उसकी आंखों में बदले की खुशी में साफ देख पा रही थी। दूसरे लड़के ने मेरे पांव पकड़े थे। मैंने उसे अपने पांव से पीछे धकेल दिया। वो नीचे जा गिरा और उसका सर एक पत्थर से जा टकराया। उसी वक्त वह मर गया, लेकिन अश्विनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मेरा गला दबाता रहा और मेरी सांसें टूटने लगी और मैं बेहोश हो गई। मुझे मरा हुआ समझकर वह अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। मैं बेहोश थी। कुछ घंटों के बाद मुझे होश आया। मेरे कानों में किसी गाड़ी की आवाज पड़ी। मैंने मदद के लिए हाथ उठाया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। खून से लथपथ मैं वहां पड़ी, अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी कि एक कार आकर रुकी और उसमें से उतरकर एक आदमी मेरी ओर आया। उसने मुझे उठाकर गाड़ी में डाला और वहां से ले गया। मुझे होश नहीं था, मैं कहाँ जा रही थी। मैं बार बार बेहोश हो रही थी। मु- मुझ में जान बाकी थी। मैंने अध खुली आंखों से देखा, मेरे सामने कोई डॉक्टर खड़ा था। उसने मेरे हाथ की कलाई में कैंची भोंक दी और मैं दर्द के मारे चीख नहीं पाई। मरने के बाद इंसानों के शरीर को अस्पताल से पोस्टमार्टम के समय काटा जाता है, लेकिन एक जिंदा लड़की को उस वक्त काटा जा रहा था। मेरे दर्द की कोई सीमा नहीं थी। मरने से पहले मैं उसके कोट पर लिखा पढ़ पाई थी, डॉक्टर आशुतोष। पैसों के लालच में उसने मेरे शरीर के सारे हिस्से निकाल लिए और मैं मर चुकी थी, लेकिन मेरी रूह भटक रही थी। कोई मुझे देख नहीं सकता था और ना ही सुन सकता था। मेरे घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो हवलदार अश्विनी का दोस्त था और उसने मेरी माँ को बाहर से ही भगा दिया। अश्विनी के बदले की चाह ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली और मेरे बदले ने उससे उन सबकी जिंदगी। उन सबको निधि ने नहीं बल्कि मैंने मारा है। निधि सिर्फ जरिया था, बल्कि तुम्हारे जरिए मारा था मैंने उन्हें। साया इतना कहकर साया इतना कहकर खामोश हो गया। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह साहिबा को नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसकी कहानी सुनकर उसे रोना आ रहा था। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि उसने अश्विनी जैसे इंसान से प्यार किया। अब शालिनी ने रोते हुए साहिबा के साय से कहा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उन लोगों के साथ यही होना चाहिए था। वो लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं थे। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ये सब क्यों किया? अपना नाम, अपना बदला पूरा करने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया? साया अब कुछ सफाई देने लगा, जिससे शालिनी को साहिबा का चेहरा नजर आ रहा था। खूबसूरत और मासूमियत से भरा चेहरा देखते ही खौफनाक चेहरे में बदल गया और साहिबा ने कहा, जिसे देखकर मैंने मदद के लिए अपना हाथ उठाया था, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम थी। लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की और वहां से चली गई। उस रात अगर तुमने मेरी मदद की होती तो शायद आज मैं जिंदा होती और मेरी रूह को इस तरह भटकना नहीं पड़ता। तुम जैसे स्वार्थी लोग किसी का दर्द क्या समझोगे? एक औरत होकर तुमने दूसरी औरत की मदद नहीं की।
तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। साहिबा मुझे माफ कर दो। उस रात मैं डर गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम थी। मुझे माफ कर दो साहिबा, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी इस हालत के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूँ। शालिनी रो पड़ी, फिर सिसकते हुए कहा, लेकिन निधि, निधि को तुमने इन सब में क्यों फंसाया? क्योंकि निधि ही थी जिसने उस रात अश्विनी को मेरे देर से लौटने की खबर दी थी। और निधि कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सगी बहन है। एक बहन होकर उसने मेरे साथ ये सब किया। उसे तो मरना ही था, लेकिन नहीं, मैं उसे मारूंगी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दूंगी। वो कभी ये साबित नहीं कर पाएगी कि वो निर्दोष है। मैंने उन सबको मार दिया, लेकिन तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम्हें अब तक जो दर्द मिला है वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होगा। शालिनी घुटन के शालिनी घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई। रोते रोते शालिनी वहीं गिरकर बेहोश हो गई। अब आंखें खुली तो सुबह की धुंध में उसने खुद को अपने उसी पुराने घर के सामने पाया जहां वह निधि के साथ रहती थी। शालिनी उठी, उसका बदन दर्द कर रहा था। वह थके कदमों से चलकर अंदर आई। साहिबा का कहा एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। उसे अश्विनी से, निधि से और खुद से नफरत होने लगी थी। अंदर आकर वह बिस्तर पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। शालिनी उठकर बाहर आई। दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राघव खड़ा था। उसे देखते ही शालिनी घुटनों के बल गिरकर रोने लगी। राघव ने उसे संभाला और उसे लेकर आया। शालिनी ने सारी कहानी राघव ने उसे संभाला और उसे अंदर लेकर आया। शालिनी ने सारी कहानी कह सुनाई तो राघव ने कहा, मुझे सच सच पता चल गया है निधि। निधि ने सारी सच्चाई बता दी। साहिबा कोई और नहीं, निधि की बड़ी बहन थी। उससे बदला लेने के लिए उसने अपनी ही बहन को अश्विनी के हवाले कर दिया। मुझे मार दीजिए सर, मुझे मार दीजिए, मैं इस सच के साथ नहीं जी पाऊंगी। कहते हुए शालिनी रो पड़ी। राघव ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, तुमसे अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए तुम्हें साहिबा ही माफ कर सकती है। उसकी रूह अभी भी भटक रही है। तुम्हें अपने हाथों से उसकी रूह को मुक्ति कराना होगा और अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा। मैं करूंगी सर, शालिनी ने कहा और फिर रोने लगी। वह खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। राघव ने अश्विनी का पूरा साथ दिया। निधि के बयानों के आधार पर साहिबा के उन कातिलों का नाम सामने आया जिनकी मौत हो चुकी थी। निधि को काला जादू करने और शालिनी को मारने की साजिश करने के लिए सजा हो गई। ये सब करते करते एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन शालिनी इन सब बुरी यादों से बाहर नहीं निकल पाए। 2 दिन के बाद राघव शालिनी को लेकर नदी किनारे आया। वहां पहले से कुछ लोग और पंडित मौजूद थे। राघव ने शालिनी को साहिबा की मुक्ति के लिए पूजा करने को कहा। पूजा संपन्न होने के बाद साहिबा से जुड़ी कुछ चीजों को शालिनी के हाथों से नदी में बहा दिया गया। तो गाइज कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो। धन्यवाद।